हैं। अब हमारी मिसालें किस पे आती हैं? करप्शन पे। हमारी मिसालें किस पे आती हैं? हमारी मिसालें इस पे आती हैं कि टिकटॉकर्स इनके बड़े फेमस हैं। मुसीबत है कि सर जी पेड कोर्स लेंदा कोई नहीं, फ्री दी कदर कोई नहीं करता, तो करें क्या फिर? बिल्कुल, केक काट लेते हैं, बर्थडे केक, मैंगो पार्टीज कर लेते हैं, हम कहते हैं वाह 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 एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज होगी। ऐसा नहीं है भाई। जहाँ पे हमारा टॉप रिसोर्स बैठता है वहाँ से उनका जूनियर रिसोर्स शुरू होते हैं। क्यों? उन्होंने अपडेट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको ना इनकी शक्ल देख के ना आपको नजर आ जाएगा कि इनकी शक्ल ऐसी होगी जैसे कॉन्स्टिपेशन ही बंदे को शदीद किस्म की होती, इनकी शक्ल ना वैसी होगी। मैं अब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, एक सवाल सबसे पहले जाके पूछता हूँ, क्या तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? आपको पता है जवाब क्या आता है? पैसा पैसा पैसा। वो क्या कहते हैं, पैसा पैसा करती है। ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स हैं कि आप नौकरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? Why not you want to become the CEO, COO of any organization? You can become that. कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ था, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा? क्या बात है। आदमी को क्या देगा? जो भी देगा वो खुदा देगा। Assalamu alaikum Khawateen Ufrat, welcome back to another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have invited a very special guest in the podcast. इनकी डोमेन है जनाब HR. HR हर बिजनेस ऑनर के दिल के बहुत करीब होता है, इवन हर रिसोर्स के दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि ये एक ऐसा गेटवे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए। इसको अबूर किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं हसन रज़ा साहब, इनका तकरीबन 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट में आने के लिए। मुनीर आपका बहुत शुक्रिया, and I'm super excited today and literally and I know that this session is going to be a wonderful session. इंशाल्लाह सर। हाँ। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा सर, आप खुद भी एक होस्ट हैं, एंकर हैं, आज गेस्ट बन के कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तैयार हूँ आपके ताबड़तोड़ जो जिस किस्म के सवाल आप नहीं सर, मेरा हाथ बड़ा होला रखता है वो कोई एग्रेसिव सवाल नहीं होंगे। देखिए इसका जो पॉडकास्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट्स एजुकेशनल पॉडकास्ट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उन तक एक बड़ा जो खूबसूरत सा पैगाम पहुंचे। बस जबरदस्त। ये जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है ना सर, ये आप निचोड़ दें सर। आज आप पूरी कहानी, आज किताब खोल लेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, मेरा यूजुअली जो स्टार्ट होता है पॉडकास्ट का वो मैं करता हूँ इनिशियल एजुकेशन से, और आपके कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल लाइफ के बारे में थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा मुनीर, मेरा जो ताल्लुक है वो लाहौर से है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ही रहा। लेकिन प्योर लाहौरी है या लाहौरी है? लाहौरी पैदाइशी जो है वो पैदाइश मेरी जो गुजरांवाला से है। अच्छा। वो ननियाल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे है, तो उस तरह से रहा। और आपको पता है कि HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड HR स्टैंड फॉर हसन रज़ा। तो ये बचपन में ये मेरा ख्याल डिसाइड हो चुका हुआ था कि मैंने HR में आना है। तो माशाल्लाह 20 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी जगहों पे काम भी किया, और लाहौर से तो वैसे ही प्यार बहुत ज़्यादा है। और फिर आके मतलब बचपन सारा लाहौर में ही गुजरा। हम कुछ अर्सा मिडिल ईस्ट में भी रहे, सही, जो पेरेंट्स थे मेरे, फिर वहाँ पर भी रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूलिंग। मिडिल ईस्ट कहाँ रहे? मिडिल ईस्ट यूएई में रहे। तो वहाँ पर फिर हमसाए भी हैं, मतलब पीछे से। तो फिर हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर फिर रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्कूलिंग भी यहीं की। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब स्कूल में था तो मैं क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो UK में रहते हैं, तो वालदा हाउस वाइफ थी, तो बचपन से ही आदत पड़ चुकी हुई थी सेल्फ मेड, ये सारे काम खुद करने हैं। तो मुझे याद है कि जो एक दफ़ा ये हुआ कि स्कूल की बस हमारी अलहमरा आर्ट काउंसिल से हम जा रहे थे दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान की तरफ, कुछ कोई इवेंट था। तो वहाँ पे मेरी जो स्कूल प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज से हमारी बस कुछ, उन्होंने कहा कि तुमने ना यहाँ आना है। अच्छा। तो मैंने सोचा यार ये पता नहीं कोई ज़बरदस्त कोई टॉप चीज़ है। तो वहाँ तब खैर इंटरनेट भी नहीं था, तो मैंने दोस्तों से पूछा ना कि गवर्नमेंट कॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना जो था वो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। मेरी जो एक्चुअल जो ग्रूमिंग हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है। उसके बाद फिर मैं सुपीरियर में चला गया, वहाँ मैंने MBA किया वहाँ से। उसके बाद मैंने डिफरेंट डिग्रीज़ की, डिप्लोमास लिए, सर्टिफिकेशन ली। मेरी जो कामयाबी का राज है वो ये है, अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट जो मेरी है वो ये है कि मैंने अपने ऊपर काम किया। मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं फिर डिप्लोमास भी करता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे मेंटोर हैं, एहसन उमर साहब उनका नाम है। ही इज़ वर्किंग एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। तो मैं ये देखता था कि वो अपनी लाइफ में ना हर साल कोई नया कोर्स करते थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि सर ये आप कैसे कर लेते हैं नया कोर्स? तो उन्होंने कहा यार देखो, यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो यू आर वर्किंग इन अ टेक सेक्टर। मैंने कहा हाँ जी।
तो कहते हैं यार तुम्हारे जो स्टैक्स आती हैं, जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो उनकी भी कोई एक्सपायरी होती है। मैंने कहा हाँ जी होती है। तो इसी तरह जो नॉलेज है उसकी भी एक्सपायरी है। तो भाई उसको अपग्रेड करने के लिए आपने जो है ना वो कोई ना कोई कोर्स, डिप्लोमा जो है वो आपने करना है। तो इसीलिए मैं उस नॉलेज को, उस स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वो काम करता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, कोई डिग्री के ऊपर, कोई डिप्लोमा, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें जो खर्च करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है जी। ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा एज ए नेशन लैग करते हैं। यहाँ पे तो अपने ऊपर पैसा खर्चना यही समझा जाता है कि जीन्स ले लो, शर्ट ले लो, परफ्यूम ले लो। भाई एजुकेशन पे पैसा लगाना एक डिग्री के अलावा, जो कि हमें कुछ नहीं देती है, फिर भी हम करते हैं वो, जहाँ से हमें एक्चुअल हमारी ग्रोथ होनी है, एक करियर को हमारे एक नेक्स्ट लेडर मिलेगा, वो हम उस पर खर्चते ही नहीं। मुनीर मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एज ए करियर काउंसलर भी जाता हूं, वहाँ पर जाके लेक्चर्स भी देता हूं। टॉप टियर की यूनिवर्सिटीज़ की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग पैसों के अलावा मुफ्त सर्टिफिकेट्स, मुफ्त डिप्लोमास, मुफ्त कोर्सेज नहीं करते हैं यार। लिंक्डइन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की शक्ल में दिया हुआ है। बेशक उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि लिंक्डइन आपको कहीं अनपेड कोर्सेज, अनपेड डिप्लोमास, अनपेड सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफ़र करता है। लेकिन हमारा क्योंकि माइंडसेट नहीं, हमारा माइंडसेट ये है कि यार मैं बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, मैं जाऊं और मैं मशहूर हो जाऊं, मतलब मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि लोग मुझसे ये पूछें कि यार ये तो तुमने जो शर्ट पहनी है ये बड़ा बेहतरीन है। हमें इस माइंडसेट को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। लोगों को ये पूछना चाहिए आने वाले टाइम में कि यार तुमने डिग्री ली, तुमने अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया, तुम्हारा यार इतनी अच्छी तुम बातें कर रहे हो, कौन सा कोर्स किया है भाई, कौन सा सर्टिफिकेट जहाँ से करके आओ। इस माइंडसेट पे एज ए नेशन हमें काम करने की जरूरत है। और काम कौन करेगा? जो हमारे लीडर्स हैं, बिल्कुल, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ना करें सर जी, ना ना ना। ये ऐसा पॉइंट आप छेड़ रहे हैं। और भाई उनको अपनी बैंक बैलेंस सेट करने से, उनको अपनी कुर्सी की हीट से फुर्सत मिलेगी तो वो मुनीर और हसन के लिए काम करेंगे ना। बात यह है कि किसी न किसी ने तो आना ही है ना, किसी न किसी ने तो करना ही है। तो अल्लाह करे, मतलब हम एज ए नेशन भी दुआ करते हैं। देखिए हमारे यहाँ मैं भी कॉर्पोरेट में, आप भी कॉर्पोरेट में, आप देखें जब जो टॉप पे जो सीईओ बैठा होता है ना, एमडी जो बैठा होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास ऐसा कोई सीईओ नहीं है, कोई ऐसा एमडी नहीं है, और कोई अगर है भी तो उसको आने नहीं आगे देते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं यार उसको हम अगर आगे आने देंगे तो फिर जो हमारा सिस्टम है जो कि चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, वैसा ही चलना चाहिए जैसे मैं और आप चाहते हैं। हम चाहते हैं पॉजिटिव पाकिस्तान है, ऐसा पाकिस्तान है जिसको लोग, जिसकी मिसालें दें। अब हमारी मिसालें किस पे आती हैं? करप्शन पे। हमारी मिसालें किस पे आती हैं? हमारी मिसालें इस पे आती हैं कि टिकटॉकर्स इनके बड़े फेमस हैं। यानी हमारी मिसालें किस पर आती हैं कि यार देखो कि इनकी जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं 2 नंबर तरीके से, वो किस तरह से। मैं चाहता हूँ यार, मतलब आप भी यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है। और आप ये देखें कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे ही कोई ऐसी डिस्कशन करें कि जो कि आए और वायरल हो जाए। 99% आप ऐसे डिस्कशन आप सोशल मीडिया पे देखें जो कि मैं समझता हूँ कॉन्ट्रोवर्सी है, और वो लोग देख रहे हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी एंकर हूँ, मैं जब देखता हूँ यार ये ऐसी चीज़ें, मैं उनसे पूछता हूँ तो आगे से कहते हैं हसन भाई वो तो अवाम देखना चाहती है तो हम वही दिखा रहे हैं। तो भाई अवाम अगर एक चीज़ देखना चाहती है तो आपने अवाम का माइंडसेट वैसा बनाया, तो आप अवाम को पॉजिटिव मटेरियल, पॉजिटिव कंटेंट क्यों नहीं दिखा रहे? सर पता क्या, देखिए हसन भाई, अगर मैं पॉडकास्ट की बात कर लूँ, मेरा ख्याल इस वक्त 7-8 मैक्सिमम 10 पॉडकास्टर होंगे जो कि एजुकेशनल कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनमें से हूँ। लेकिन सर बात यह है कि एक तरफ आप एजुकेशनल कंटेंट जब क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ द डे इसका रिवॉर्ड नहीं है आपको। बहुत हैवी एक्सपेंसेस हैं। देखने वाला तो यही समझेगा कि ठीक है जी, 2 बंदे बैठे चिट चैट कर ली, बट उनको नहीं पता कि ये पूरा जो सेटअप लगा हुआ है इसकी कॉस्ट है, उसके बाद इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट है। ऑन द अदर हैंड आते हैं, नाच गाना करते हैं, झुकते उगते खेलते हैं, और देखें उनके कहाँ जाते हैं रिव्यूज़। तो कहीं ना कहीं हमें एज ए नेशन इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी काम करना पड़ेगा। आप देखिए, आपने कोर्सेज़ की बात की, मुसीबत हैगी सर जी, पेड कोर्स लेंदा कोई नहीं, फ्री दी कदर कोई नहीं करता, तो करें क्या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली ऊपर टॉप से बॉटम तक जो है ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो तभी मेरा ख्याल है चीज़ें और बेहतर ये होंगी। मेरा ख्याल है मुनीर, ये जो है ना ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर हमारे माइंड को कंट्रोवर्सीज में, बाकी चीज़ों में बनाया गया। अब उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और आप जैसे लोग, जिस तरह आप बता रहे हैं 7-8, मैं भी जानता हूँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं को यही काम करना चाहिए कि यार, क्योंकि देखें आप माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, आप यूथ जो है हमारी, अब उसकी यूथ की प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारी यूथ की प्रायोरिटीज़ है कि मैं टिकटॉक पे आऊँ और मैं टिकटॉक पे छा जाऊँ। आई मीन इंस्टाग्राम में इफेक्टिवली आप करें, मैं ये नहीं कहता नहीं आप करें। सोशल मीडिया के मतलब अब डायनामिक्स हैं, वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स। सर मैं खुद टिकटॉक पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े अच्छे फॉलोअर हैं वहाँ पे, लेकिन कभी आज तक ये एजुकेशनल कंटेंट के अलावा मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। बिल्कुल, तो वो आपको इफेक्टिवली आपको यूज़ करना है चीज़ें, आप बिल्कुल करें। और दूसरा ये कि ना, जो हमारी रीजन है ना, उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। अब हमें उसको भी देखना है यार कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, उनको भी देखना है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना नहीं आता था। मैं कई अपने पॉडकास्ट में कई जगहों पे ये कह भी चुका हूँ कि देखें, वो अब जो मेरी बेटी है वो मेरा इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है, एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। माशाल्लाह। और मेरे उसने यूट्यूब के फॉलोअर्स भी बढ़ाए और वो सारी चीज़ें की। तो हमें ये देखना है कि यार उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमने उनके हिसाब से कैसे चलना है। क्योंकि आने वाले ज़माने में जब आप देखेंगे कि इससे भी आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वो इससे ज़्यादा सुपर एक्टिव होगी। मैं वर्ड यूज़ करता हूँ सुपर एक्टिव, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सुपर एक्टिव हैं और हमसे ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, क्योंकि वो टेक savvy हैं और उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना आता है। मैं आपको यकीन कि कह सकता हूँ, मेरा 5 साल का बेटा है, मुझे मोबाइल के फीचर्स नहीं पता है, उसको कोई सारी चीज़ों का पता है कि कहाँ से जो है वो ये जाऊँगा तो ये बटन दबाऊँगा तो इस तरह से होएगा। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड यार कि इन लोगों के क्या डायनामिक्स हैं और इनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। और सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आई थिंक वी हैव टू डू इट। बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया का आपने वर्ड यूज़ किया ना, ये देखें, मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर सुबैल साहब के साथ एक सेशन किया, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया कि नहीं जी ये सिर्फ बर्बादी का है। तो मेरा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट यही था कि ठीक है बर्बादी हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों के चूल्हे जल रहे हैं सर यहाँ से। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले जो हैं वो पूरी एजेंसीज रन कर रहे हैं। अब हमारा अगर जिस तरह अमेज़न का बिजनेस है, ये पूरे का पूरा खड़ा ही सोशल मीडिया पे सर। हम ई कॉमर्स का जितना बिजनेस है ये सारा खड़ा ही सोशल मीडिया पे है। इसके थ्रू हमारे सारी ऑडियंस आती है, इसी के थ्रू हमारी लीड जनरेट होती है, वहीं से कन्वर्जन होती, वहीं से फिर हम अपनी क्लाइंट एक्विजिशन भी करते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। इसको मेरा ख्याल है कि हम मुकम्मल तौर पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वाला टाइम जो है ना, वो देखें एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है ग्लोबली और लोकली। इस टाइम सोशल मीडिया छाया हुआ है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। मैं आपको मैं ना इस्लामाबाद गया तो जावेद चौधरी साहब से मेरा ना मिलने का इत्तफाक हुआ इस्लामाबाद उनके घर में। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उन्हें कहा जी मैं ज़रा अपने एंकरिंग और बेहतर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एडवाइस किया। मैंने कहा आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, तो एक मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। उन्होंने कहा जी बताइए। मैंने कहा जी ये जो मोबाइल है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अगर 5 मिनट मोबाइल ना देखूँ, 3 मिनट मोबाइल ना देखूँ, तो ऐसे मुझे ना कुछ होता है कि ये बड़ा एक सीन है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, जो टर्म यूज़ की, जिसके ऊपर आके मैंने रिसर्च की। उन्होंने कहा जी कि डू यू हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज़ डिजिटल डायमेंशिया। मैंने कहा नहीं, ये क्या होता है। कहते हैं डिजिटल डायमेंशिया ये होता है कि तुम हर 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद अपने मोबाइल को चेक करो, लाइक्स देखो, व्यूज़ देखो, और ये देखो किसने कमेंट किया और किसने कमेंट नहीं किया। और जाके ये भी देखो कि यार अगले की जो प्रोफाइल है उस पर किसने कमेंट किया। इसको कहते हैं डिजिटल डायमेंशिया। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये तो है। मैंने कहा सर मुझे उससे बचना कैसे है, ये आप मुझे बताएं। उसने कहा देखो यार, जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके करीब होती है ना, आप उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेशक। तो आप मोबाइल को दूर रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल को इस्तेमाल ना करें, आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपनी टाइमिंग्स रखें। कुछ चीज़ें देखें किस तरह से आप कर सकते हैं। यानी रात को 10 बजे जो है उसके बाद आप मोबाइल ना यूज़ करें, अगर आपको अल्टीमेटली अनलेस कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आके उसको ठीक किया। लेकिन मुनीर, हमारी जो डेली रूटीन है और जो हमारी जो काम चलना है, क्योंकि कई दफ़ा तो नहीं, बहुत दफ़ा हमारी जो रोज़ी रोटी चल रही होती है वो मोबाइल से ही चल रही होती है। तो वो रात को भी हम लगे होते हैं, सुबह भी हम लगे होते हैं। तो उस पर मुझे उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, दैट इज़ अ स्क्रीन टाइम। कि स्क्रीन टाइम आप देखें उसमें कितना। तो मैंने देखा तो वो मुझे पता चला कि व्हाट्सएप मेरा ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जहाँ पर उसके बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे मेरी बेटी मोबाइल यूज़ करती है, मेरा बेटा मोबाइल यूज़ करता है, तो मैं और मेरी बेगम हम बहुत ट्रैक करते हैं कि यार वो कौन सी गेम खेल रहे हैं,
वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि आप देखें इम्पल्सिव बिहेवियर बड़ा आ गया है ऐसे ही है। बच्चों। आप उससे मोबाइल ले, मतलब मैं घर होता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं तुम इस टाइम फ़ोन नहीं उठाते। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन होता ही नहीं तो मैं फ़ोन कहाँ से उठाऊंगा। क्या जी क्या मतलब है, क्या मेरे बच्चों के पास बच्चों फ़ोन का होता कब्जा है। है। तो मैं ऑनलाइन होता हूँ अपनी वो मैकबुक से, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो अक्सर लोग नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुम फिर व्हाट्सएप पे कैसे रिप्लाई कर रहे हो। तो मैं उनको बताता हूँ यार कि व्हाट्सएप जो है वो मैकबुक से मैं ऑनलाइन हूँ और फ़ोन वहाँ पर है। सही। तो वो मतलब घर का माहौल ख़राब करने वाली बात होती है कि यार इस तरह सीन हो गया। तो वो बच्चे इम्पल्सिव भी हो रहे हैं। तो हमें बड़े तरीके से इसका जो है ना वो गाइड करने की ज़रूरत है कि हमें इसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हसन भाई, अभी बात करते हैं थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल की। आप पोलियो विक्टिम भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली एक एक ये ऐसी डिज़ीज़ है जो कि हमारे इस पे काम हो तो रहा है अभी, लेकिन अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं तो इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता था। बहुत सारे आप जैसे टैलेंटेड होनहार लोग जो हैं वो इसका विक्टिम बने हैं। तो ये लाइफ में इसने कितना आपको डिस्टर्ब किया? अच्छा, इसके अंदर मैं ये बताता चलूँ आपको कि मुनीर, ये जो पोलियो है ना, बचपन में तो बहुत ही इसने जो है ना टफ़ टाइम दिया। सही। और वो होता ये था कि जो मेरे क्लासमेट्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरा ना बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो सरकास्टिक कमेंट्स पास करते थे। वो कहते थे यार तुम तो सही तरह खड़े नहीं होते, तुम तो खड़े खड़े डांस करते हो, और मुझे अपने साथ बिठाते नहीं थे। स्कूल का टाइम मैं बता रहा हूँ। तो मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं सोचता था यार कि ये तो अल्लाह ताला ने ना, मतलब अल्लाह माफ़ी दे के मेरे साथ एक बहुत प्रॉब्लम हो गई है और ये मेरे साथ बड़ा मसला मसाइल है, ये ठीक नहीं हुआ। तो बड़ा मैं रोता भी था। तो वालिद साहब तो थे नहीं, वालिद साहब यूके चले गए हुए थे, तो वालदा ही थी। तो मैं कहता था यार वालदा के सामने नहीं परेशान होना, वो परेशान हो जाएंगे। तो मेरे हुआ ये था कि मुझे 2 मंथ्स में, जब मैं 2 मंथ्स का था, तो फिर मैं गुजरांवाला हमारा जो है वो ननिहाल है, तो वहाँ मुझे एक्चुअली ये सारा हुआ। तो वालदा ने ना मुझे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। तो अभी जो अच्छा। आपके जो व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि 100% आप पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएं। पिलाएं, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये ना एक आपकी लाइफ में एक ऐसी कमी है जो कि फिल नहीं हो सकती बेशक है। ऐसी है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया और अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कतरे ज़रूर पिलाएं, वो हर एक बिल्कुल। का है। तो बहरहाल ये हुआ कि वो लोग बड़ा बड़ा मजाक उड़ाते थे, सार्कास्टिक। मैं बड़ा परेशान होता था। और एक दो बड़े अच्छे दोस्त भी मिल गए जो मेरे साथ थे, तो उन्होंने बड़ा हौसला भी दिया। उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकते हो, लाइफ में चीज़ें बड़ी बेहतर हैं। कुछ लोग जो थे वो बड़ा करते थे। तो जो फिर शऊर आया, मतलब ऐसा टाइम आया, फिर मैंने ये देखा नहीं यार कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बेहतर यही है कि यार इसे एक्सेप्ट कर ले एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामेटिक क्लब्स का उसमें भी पार्ट लिया, मैं डिबेटिंग में भी गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा है। बेशक। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो यूनिक हूँ, मैं तो डिफरेंट हूँ। मतलब लोग सही चल रहे हैं तो मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ। तो मुझे फिर वो जो मेरी नेगेटिविटी और जो इनसिक्योरिटी जो इसको लेके आ रही थी, वो सारी की सारी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। और वो अल्लाह ताला ने इतना करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी अल्लाह ताला की ज़ात का इतना शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि शायद मैं ठीक होता तो शायद इतना करम ना होता। तो इसकी वजह से, क्योंकि आप डिफरेंट होते हैं, मैं रात को वॉक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं अकेला ही वॉक कर रहा हूँ, सही। क्योंकि बाकी सारे लोग तो शायद अपने स्टाइल में चल रहे हैं। एक ही स्टाइल है उनका, मेरा डिफरेंट स्टाइल है। तो मुझे लगता है कि आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक देन अदर्स। तो फिर ऐसा ऐसा फिर चीज़ें बहुत मज़ीद बेहतर होती गई। टीचर्स बड़े अच्छे मिल गए जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। वालदा ने बड़ा सपोर्ट किया, वालिद साहब ने भी बड़ा हौसला दिया कि नहीं यार आगे चलना है, आगे मूव करना है। तो ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आई, मुश्किलात ज़रूर आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व होते गए। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपको ना बस ये सोचते हैं यार कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यार ये कैसे चल रहा है। क्योंकि मेरी एक टांग का ना एक प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह से बैलेंस मोटी नहीं कर नहीं, पाते। बैलेंस नहीं है। तो मैं वो शॉर्ट्स नहीं पहनता था। शॉर्ट्स पहनता तो लोग मेरी तरफ देखते थे कि यार इसकी एक टांग कैसी है, एक टांग कैसी है। तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। मुझे याद है कि जैसे हमारे हमसाए थे, तो उनमें एक आंटी थी, तो वो बड़ा मजाक उड़ाती थी। वो कहती थी कि देखो जी ये कैसे है, इस तरह से चलता है, सरकास्टिक कमेंट्स दिया करती थी। तो मैं कहता था यार चलो ठीक है। तो वो अंदर अंदर से परेशान भी होता था और होता भी था यार ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने करम किया, मैं फेमस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, उन्हीं आंटी का मुझे फ़ोन आया कि बेटे तुम्हें याद है, तो मेरे हमसाए थे, वो मेरे बेटे को तो अपने उसमें बुला लो इंटरव्यू करने के लिए। ये अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह सर। ताला का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्रेडिट मैं समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ताला का करम है। तो जो लोग ये अपने आप में कोई ऐसी कमी उनको फील हो रही है
कि यार ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें मुनीर, अल्लाह ताला ने 1000 आपको प्लस पॉइंट्स दिए होते हैं, बेशक ऐसी है, आपने वो प्लस देखने हैं, बेशक। एक माइनस नहीं देखना। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग, जब जो ही मुश्किल वक्त आता है थोड़ा सा, तो हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यार एक अच्छा वक्त भी तो अल्लाह ताला की पाकज़ात ने दिया था, बिल्कुल। वो कहाँ गया। ये थोड़ी देर की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, ये तो ख़त्म हो जानी है। जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, हमें आप क्या एक एडवाइस ऐसी देना चाहेंगे? एक तो आपने कहा ना कि कतरे लाजमी पिलाएं। देखिए डेफिनेटली ये बच्चे थोड़ा सा रूटीन से हट के इनके बिहेवियर होता है, स्पेशली शुरू की जो अर्ली एज होती है। तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन बच्चों को किस तरह टेक केयर किया जाए? अगर हम वेस्ट की बात करें तो सर वहाँ तो फूलों की तरह रखा जाता है इन बच्चों को। ऐसा प्रोटोकॉल मैं कहता हूँ कि शायद एक वीआईपी बंदे को भी नहीं मिलता होगा जो इन स्पेशल बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का काफ़ी अभी तक भी मतलब अब बेहतर होने शुरू हो गई हैं चीज़ें, बट स्टिल वो लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वेस्ट में है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुनीर, मैं ना आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। ये एक सच्चा वाक़या है जिसको सुन के मेरी आंखें मुकम्मल तौर पे नम हो गई। हुआ ये कि एक बच्चा मेंटली रिटार्टेड, वो बच्चा आया, तो मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ पे खातून जो हैं वो आई, उन्होंने कहा जी आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उनका शौहर भी साथ था। उन्होंने कहा जी हम में हो गई है सेपरेशन, सही। तो मैं कर रही हूँ दूसरी शादी। जो मेरा हस्बैंड है ना, जो एक्स हस्बैंड है, वो भी अपना कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं। हमारा ये बच्चा है, इस बच्चे को ना किसी यतीम खाने में जमा करा दिया। अल्लाह अकबर। आप इमेजिन करें कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल और गुस्सा भी मुझे बहुत आया। मैंने कहा अगर इस तरह से करना था तो उसको पैदा क्यों पैदा किया इसको यार। मतलब अब आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। सोचिए उस 7-8 साल के बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी यार, जब उसको उसके वालिद और वालदा ये कह रहे हैं दोनों ने छोड़ कि दिया। हम छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा वो देखेंगे यार, वो जो बच्चा है उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी कि जिसका बाप और जिसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करे ड्यू टू डिसेबिलिटी। बिल्कुल। अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब नहीं देना, उसकी बारगाह में भी तो जवाब देना है ना। बेशक ऐसे ही है। बहरहाल उस सिचुएशन को हमने हैंडल किया, वहाँ पे हमने देखा, क्योंकि हर बंदे की अपनी कहलाता है प्रायोरिटी होती है। तो ये वो कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिब था। उस बच्चे को देख के मुझे याद आ गया कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिब था, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा। क्या बात है। आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। क्या बात है, क्या बात है। हसन भाई मूव करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ। एचआर। अच्छा एचआर को अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो ये ज़्यादातर फीमेल डोमिनेट डोमेन है। आपने इसके अंदर 20-25 साल लगा दिए, तो आपको थोड़ा सा इसमें हुआ नहीं कि यार आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर फीमेल्स ही होंगी उसमें? मेरी गुड लक भी यही रही है कि मुझे फीमेल्स के साथ काम करने का मौका मिला। मेरी बॉसेस भी सारी फीमेल्स ही थी, मेजॉरिटी फीमेल्स ही थी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहा। अच्छा मैं ये समझता हूँ देख लो पापी सुन रही है पॉडकास्ट। बिल्कुल नहीं, उसको ऑलरेडी पता है। तो उसमें ये है कि देखें हमारी जो फीमेल्स है ना, दे आर वेरी गुड। उसमें एचआर में देखें हमारे यहाँ लोग लिहाज नहीं करते हैं, तो फीमेल्स को देख के ज़रा लिहाज कर लेते हैं और ज़रा मोहब्बत से, प्यार से, एहतराम के साथ बोल लेते हैं। तो एक तो ये, दूसरा आई थिंक दैट मैंने जितना काम किया है, मेरी बड़ी ग्रूमिंग हुई है। ये बड़ी अच्छी लीडर्स भी हैं और बड़ा अच्छा आपको ट्रेन भी करती हैं। मैं सर्विस में था तो ज़ैनब खान हमारी जनरल मैनेजर एचआर थी, बड़ी कॉम्पिटेंट खातून हैं, सीजन एचआर प्रोफेशनल है। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, काफ़ी अर्सा मैंने उनके साथ काम किया, तो वो उन्होंने बड़ा सिखाया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एचआर में ख़वातीन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट है। ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, टेक में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा फिर क्योंकि आप ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो ख़वातीन होंगी, रिक्रूटमेंट में भी थोड़ी बहुत है, लेकिन कंपनसेशन अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजर अप्रेजल की बात करें तो यहाँ आपको एचआर ऑपरेशन में आपको मर्द नज़र आएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा थोड़ा सा इसमें एचआर का आपने जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो 1-2 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लंबा आपका 2 डेकेड से ऊपर का एक्सपीरियंस है, कोई 2-4 अगर जगह जहाँ पे आपने काम किया और वहाँ से कुछ आपकी लर्निंग हुई उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पेल एक बहुत अच्छा इदारा था, बड़ा ज़बरदस्त था, करियर में बड़ी वैल्यू ऐड की। 2007-8 में हमने वो काम किए कि जो अब आके 2022 में लोग कर रहे हैं या 2023 में कर रहे हैं। मुझे याद है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम हमने 2007-8 में पेल ने इन हाउस बनाया था। वेरी नाइस। और वकार खादिम साहब हमारे GM HR थे, तब उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वकार साहब का बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त स्टाइल था कि वो टेक्नोलॉजी को बहुत प्रेफरेंस वो देते थे। वो कहते थे यार कि
टेक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया, हमने वो KPIs और इसके ऊपर बड़ा काम किया। फिर हमने जो है रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम जो है वो बनाया। तो आई मीन इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन बड़ा अच्छा रहा। सेकंड मैं ये समझता हूँ वहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को इम्प्लीमेंट किया, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और फिर एक और इदारे में मैं रहा तो वहाँ पर ओडू जो है, ओडू पे हमने काम किया। तो टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह HR के साथ साथ रही है। तो मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। सही सही। लेकिन जब मैं IT में आया मुनीर, तो IT में आने के बाद, तो पिछले 3 सालों से मैं IT में हूँ। IT में आने के बाद तो मैंने बहुत ही कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि IT में आप कॉन्टीन्यूस लर्निंग जो है ना वो आपकी होती है। कॉर्पोरेट में ना आप डिलेस कर सकते हैं प्रोसेसेस को, IT में आप हाँ या ना। मैं ना इसको डायनेमिक बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये डायनेमिक डोमेन है। एवरी सिंगल मॉर्निंग यू वेक अप, यू लर्न एंड यू हियर समथिंग न्यू। तो ये इसकी बड़ी मज़ेदार चीज़ है IT की, कि अगर आप इसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना होगा। Agreed. तो इसके अंदर जब आपने ख़ासतौर पे IT में आए तो कुछ डिफरेंस फील हुआ आपको कल्चर में ओवरऑल? आपको जो हमारा एक देसी माहौल है, ज़्यादातर हमारी फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें, एक सेट कल्चर जिसको हम कहते हैं, तो IT के अंदर रिलेटिवली थोड़ा सा ज़रा पढ़ा लिखा तबका है, थोड़ी चीज़ें डिफरेंटली मैनेज हो रही हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द IT फर्म्स दे आर वर्किंग विद गोरा कम्युनिटी, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ से भी फ्लेवर आता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सही। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डिफरेंस इन अ सेंस ये है कि डायनामिक्स बहुत डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पेल की बात करूँ और एक स्टार्टअप की बात करूँ, तो स्टार्टअप इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब मुझे याद है कि मैंने 2020 में जब ये कोविड नहीं आया तो कोलैब्स में एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था। तो वहाँ पर हमने एक बंदे को रखा, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, बेहतरीन यूनिवर्सिटी का एक बेहतरीन स्टूडेंट था, टॉपर। हमने उसको रखा, हमने उसकी ओरिएंटेशन कराई। अब मेरी बहुत फ्रेंडली ओरिएंटेशन होती है तो मैं उसके साथ गया। तो मेरा जो CEO था वो भी यंग था, तो वो भी साथ बैठा हुआ था। तो जब हमने उस लड़के को रखा कोलैब्स में, आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और बड़ा मम्मी डैडी सा माहौल और बच्चे बच्चियाँ, वो एक उनका एक अपना स्टाइल होता है यो वाला। तो वो वैसे ही लड़का था यो वाला। तो वो आया ओरिएंटेशन के बाद, उसने कहा हसन भाई मैंने आपसे 2-3 बातें करनी है। तो कहते पहली चीज़ तो ये कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। वो CEO भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि दूसरी बात मैंने ये करनी है कि आपने मुझे ये नहीं कहना कि मैं किस टाइम आऊँ और किस टाइम जाऊँ। अच्छा जी। हाँ जी। और तीसरी बात ये करनी कि आपने मुझसे ये भी नहीं पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्योंकि कॉर्पोरेट से आया था तो वहाँ पे तो ये सोचना बहुत गुनाह ज़्यादा ऐसे ही है। सोचना ही गुनाह है, बोलना तो फिर दूर की बात है। मतलब आपकी लेट आने पे पैसे करते थे। हाँ जी। यहाँ पर आप किसी को लेट आए IT में तो आप उससे पूछें तो वो अगले 10 दिन के बाद आपको कहता है ये पड़ा मेरा ऑफर लेटर। ऐसे ही है। तो मैं आपको, वो कुछ कहेगा नहीं आपको, वो करके दिखाएगा। तो IT वाले आपको कुछ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। तो वो ये वाला एक सीन रहा। खैर वो जब बंदा निकला और चला गया तो उसके बाद हमने, वो CEO जो था वो भी यंग था, उसका भी कॉर्पोरेट से आया हुआ था, लेकिन उसके पास क्योंकि फंडिंग आई हुई थी 2020 में, हुआ था कोविड आया तो फंडिंग बाहर से हमारे IT में भी बहुत ज़्यादा आई। उसने कहा यार ये तो बैड हायरिंग है। हमने तो उसको, हसन भाई आपने तो गलत बंदा रखा। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इस पर ना कोई तजुर्बा करते हैं, 3 महीने उसको उसके स्टाइल के मुताबिक चलने दो। सही। तो वो क्या करता था, वो जो लड़का था जो ज़ीजैन, आई मीन योयो वाला जो लड़का था, वो आता तो वो फूस बॉल खेलना शुरू कर देता। होता कोलैब्स में बड़ा बॉल है, वो आ रहा है तो गेम्स खेल रहा है और अपने मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। हमने उन्हें 3 महीने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन जो मेरे साथ CEO था ना वो हर दफ़ा कुड़ता था यार कि तुम मुझसे पूछते नहीं हो कि वो लेट आता है। तो बहरहाल हुआ ये कि 3 महीने के बाद ना हमने क्लाइंट्स उसका फीडबैक लिया, एंड यू नो व्हाट, ही वाज द बेस्ट परफॉर्मर। अच्छा जी, माशाल्लाह। बेस्ट परफॉर्मर इसलिए था क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की टाइमिंग की, रात की, वो उसके मुताबिक काम करता था। सही सही। वो सुबह आता भी लेट था, जाता भी लेट था। देखिए क्लाइंट इज़ हैप्पी तो एवरीवन इज़ हैप्पी। क्लाइंट हैप्पी है तो आपकी सैलरी आ रही है ना। तो फिर मैंने उस जो हमारा यंग CEO था उसको मैंने यही समझाया कि मैंने कहा देखो यार फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, ये कर लो, क्योंकि मैं भी तो मज़े ले रहा था ना फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के। कॉर्पोरेट पे तो हम सुबह 8 बजे जाते थे, 8:05 पे या 9:05 पे जाते थे, तो 9:06 पे हमारे पैसे कटना शुरू हो जाते थे। तो अभी भी मैं ये समझ, अभी मुझे ऑफर्स आती हैं कॉर्पोरेट में, नहीं यार अभी जो IT में है बस इस तरह ही हमने रहना है। तो IT के डायनामिक्स थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा चैलेंजिंग भी है, आपको रिटेंशन के इश्यूज़ हैं, आपको स्टाफ वैसा नहीं मिलता है, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब थोड़ा से 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ स्टार्टअप्स के साथ, तो पहले लोग रखते थे हमें हायरिंग के लिए, अब लोग रखते हैं फायरिंग के लिए। वो कहते हैं यार कि हमने अब, क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही है, आपको पता है ग्लोबल रिसेशन की वजह से
बहुत मसले मसाइल हुए हैं, तो अब वो कहते हैं यार हसल भाई हमने अब फायरिंग करवानी है तो अब हमें एग्जिट प्लान बना के दे लोगों के। तो अब ये 2 महीने से 3 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब भी कोई रिसोर्स आप हायर करते हैं फॉर एनी पोजीशन, वो स्मॉल हो सकती है, मिड रेंज या टॉप मैनेजमेंट की, आप क्या पर्सनैलिटी ट्रेट देखते हैं? क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके पास चंद मिनट ही होते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ उसके साथ टाइम बताना है, कुछ दिन बताने हैं, आपके पास चंद मिनट होते हैं, उसके अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट देखते हैं जिसकी बेस पे आप कहते हैं हाँ यार ये कैंडिडेट अब अगली स्टेज पे जा सकता है? अच्छा मुनीर, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। लोग बड़े फनकार होते हैं, बड़े बड़े फनकार मैंने 20 सालों में ऐसे फनकार देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब लगता था कि यार ये ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, लेकिन जो ही वो आया वो लगा वो कल्चरली फिट है ही नहीं। अच्छा, हमने बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट भी किए, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी की, हमने बहुत सारे टूल्स भी किए, लेकिन इन द एंड मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है एक इंटरव्यू में या 2 इंटरव्यू में या 3 इंटरव्यू में ये जज कर लेना कि ये बंदा है, लेकिन इट्स अ प्रोसेस, हमें करना भी पड़ता है। तो मैं जो चीज़ देखता हूँ, जो मैं जज करता हूँ, वैसे तो ये रोल के लिहाज से है, हर रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन अमूमन मैं देखता हूँ एक तो कम्युनिकेशन उसकी मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। सही। क्योंकि कम्युनिकेशन खाली बोलना नहीं है जी, सुनना भी है, समझना भी है और सही तरह उसका जवाब देना। हम अक्सर औकात ये देखा गया कैंडिडेट्स में कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, समझते नहीं हैं बात को, क्योंकि हमारा एज ए नेशन हम ना ये करते हैं कि अगला जवाब तैयार रखने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम सुन नहीं रहे होते। तो कैंडिडेट का एक मसला, तो मैं वो देखता हूँ कि यार वो कहाँ पे उस पर पर्सनालिटी कितनी कंपोज्ड है, तो मैं ये चेक करवाता हूँ। सम टाइम मेरे इंटरव्यूज़ में ये भी शिकायत आती है यार हसन भाई आप हमें इतना वेट करवाते हैं, तो मैं वेट करवा के ज़रा जज कर रहा होता हूँ यार कि ये क्या करता है, पेशेंस लेवल। तो उसमें हम कैमरा से मैं देख रहा होता हूँ, सम टाइम लोग मोबाइल के साथ गेम्स खेल रहे होते हैं, सम टाइम लोग जो है कोई बुक्स पढ़ रहे होते हैं, सम टाइम मतलब वैसे ही बैठे होते हैं। सेल्स के लिए मैंने देखा, सेल्स के लिए पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ें देखता हूँ। सेल्स में मैं देखता हूँ कि वो कितना इंगेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में आके, किससे टच, उसके टच पॉइंट्स कौन से हैं, रिसेप्शन वाले से क्या बात करता है, सिक्योरिटी वाले से क्या बात करता है सेल्स के केस में। जी जी, तो मैं ये चीज़ें देखूँ कि मुझे तो एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए ना, जो मेरे लिए जाके जो सेल्स जनरेट करे तो चीज़ें लेके आए। तो पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा मैं ये देखता हूँ कंपोज पर्सनालिटी है कि नहीं, पेशेंस उसके लिए है कि नहीं। तीसरा मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे लग जाए कि यार ये बंदा बेहतर है, रेफरेंस चेक जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होते है, बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन मुनीर मैं आपको बताऊँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी बंदे का रेफरेंस चेक करना। हमारे यहाँ देसी तरीका क्या है, मैं आपको जानता हूँ तो मैं कॉल करूँगा, ऐसे ही है। यार ये ना वाहिद हुसैन नाम का एक बंदा है, यार तुम्हारा क्या हाल है इसके बारे में। अच्छा, अब आपका अगर उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप मुझे अच्छा रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा है तो आप कहेंगे हसन भाई फारिग आदमी है, आपने उसको नहीं रखना। हमारे पाकिस्तान में एक ही फीडबैक के ऊपर हाँ या ना का वो कर लेते हैं, प्रोफेशनल डिसीजन नहीं होता। प्रोफेशनल डिसीजन नहीं होता क्योंकि आपने रिटर्न फीडबैक लिया नहीं होता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज काम कर रही हैं जो कि रेफरेंस चेक पे काम करती हैं, बैकग्राउंड चेक्स पे काम करती हैं लोग, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं चल रही होती हैं। अच्छा, मुझे जो है ना ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की आपने बात की, आई स्टिल रिमेंबर मैं दुबई में था, तो मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, 7 इंटरव्यूज़ के बाद उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया और वो तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा का था। एंड पे मुझे पता चला जी मेरे अगेंस्ट जो है ना एक इंडियन हायर हुआ है। उन्होंने फिर 9वें इंटरव्यू में मुझे दोबारा बताया कि भाई आप स्कोर में उससे ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट जो था उसके अंदर आपने, क्योंकि इसमें कोई सही गलत तो होता नहीं है, वो बेसिकली आपको हर सवाल का जवाब लग रहा होता है, ये सेम है, सिचुएशन होती है, तो वो कंपनीज ने अपने अकॉर्डिंगली बैकएंड पे उसको फिल किया होता है, तो वहाँ पे वो मुझसे सबक ले गया। यहाँ पे ना असेसमेंट सेंटर्स नहीं, आपने देखा बाहर बहुत असेसमेंट सेंटर्स बड़े अच्छे हैं। मैं इसी पे बात करने लगा था। मैंने फिर ना उस कैंडिडेट से मिला, मैंने कहा यार ओवरऑल जो उनका फीडबैक है तुम्हें क्या दिया। उन्होंने यही कहा कि जी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है दूसरे कैंडिडेट से बेहतर थे। तो मैंने कहा पहले तुमने कभी दिया है? कहता हाँ हाँ, ये तो मेरा तीसरी चौथी दफ़ा मैं दे रहा हूँ। तो मेरे लिए इट वॉज, मेरा उस वक्त तक तकरीबन कोई 8 साल का करियर हो चुका था और पीछे पाकिस्तान से भी मैं टेलीनॉर से गया हुआ था, ये भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भाई दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर मैंने उसको कभी भी टाइम मिलता था, मैंने उसके बाद बड़ी दफ़ा उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट को जो है ना डिफरेंट टूल्स के थ्रू करके देखा। वो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि हमारे, मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी तो उसके लिए फिट ही नहीं है। हाँ। अगर आप लेंगे भी टेस्ट तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सिखाया नहीं जाता, कोचिंग सेंटर्स नहीं है। करियर काउंसलिंग आपकी अगर स्कूल से शुरू हो, कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, तो तब जाके आप एक अच्छे रिसोर्स बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या डिग्री दे दी,
डायरेक्ट अब फील्ड में आप। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग जो है ना वो शुरू होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाँ आपकी हो जानी चाहिए स्कूल लेवल पे। सर यूनिवर्सिटी में भी कहाँ कर रहे हैं हसन भाई, जिस लेवल की वो होती है, जो आपकी करियर काउंसलिंग कर रहा है वो खुद उसका बेचारे का 4 साल का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है। मुनीर मैं देखो ना 2005 से मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मतलब 2003-4 से मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो इंटर्नशिप्स वगैरह करता रहा मैं, तब से लेके अब तक मैं समझता हूँ कि अब बहुत बेहतरी है। अब यूएमटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुपीरियर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा काम करी है। मुझे लगता है कि करियर प्लेसमेंट वालों को ना एक एसोसिएशन बना लेनी चाहिए, ट्रू, जिस पे वो आके बच्चों को ट्रेन करें, सिखाएं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आता है ना, अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे और आपका जब टाइम होगा तब तो और कुछ ही होता था, हाँ जी, उसके अलावा और कुछ था ही नहीं। और अब तो खैर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बड़ी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, तो अब तो आसान है, क्योंकि अब वो जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमारे टाइम में तो हमारा वो जो प्लेसमेंट का हेड होता था वही होता था। और अच्छा, ये जिम्मेदारी नौकरी लगवाना प्लेसमेंट वालों की, चलो मैं समझता हूँ कुछ हद तक तो है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है यार, आप आपने अपने आप को जाके बाहर कैसे सेल करना है, क्या चीज़ देखनी है आपको अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। लेकिन करियर प्लेसमेंट वालों को भी चाहिए कि वो बच्चों पे मेहनत करें और बेहतरीन देखें। हमारे यहाँ क्या करते हैं करियर प्लेसमेंट वाले, वो एक सेमिनार करा लेते हैं जी, एक वर्कशॉप करवा लेते हैं और फिर तालियां बजवा लेते हैं, वाह 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 हसन रजा साहब आए थे, वाह 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 हमने फलां को बुलाया था, वंडरफुल, व्हाट नेक्स्ट यार। वाई नॉट बडी प्रोग्राम यार, वाई नॉट मेंटोरशिप प्रोग्राम यार। आप जो बच्चे हैं उनको आप इंगेज करें इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, आप उनकी स्किल्स के ऊपर काम करें यार। हमारे यहाँ बच्चा बुकिश नॉलेज पे तो बच्चा अच्छे होते हैं, सही है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल चीज़ों में, अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स किसी को नहीं सिखाई जाती। मतलब सबसे ज़्यादा मार कहाँ पड़ती है, जो पुराना खिलाड़ी होता है, वो पुराना खिलाड़ी क्या करता है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो बच्चे को कहता है यार तुमने ना वहाँ जाके ना ये बात करनी है, तुमने ना ये जाके ना, वो कूलर टॉक्स नहीं होती, वो जो सूटा ब्रेक्स होती हैं, तुमने ना ये जाके करना। अब बच्चे को तो पता नहीं कि मैंने कौन सी बात करनी है, फिर वो ईमेल भी करवाते हैं। वो क्या करते हैं यार, तुमने 2 करना है, ओ भाई तुम्हें प्रोबेशन के बाद पक्का होना है कि नहीं होना, तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब उस फ्रेश ग्रेजुएट्स को बेचारों को कौन समझाए कि भाई वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है और तुमने इस तरह नहीं करना, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझाई नहीं जाती, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर माजरा के साथ पढ़ा रहे हैं उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ। अब इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर आते क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, वो कहते हैं यार वो हमें समझते नहीं, वो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ गैप। अब इंडस्ट्री के लोग जब वहाँ पर आके यूनिवर्सिटी में बैठते हैं तो वो कहते हैं यार प्रोफेसर्स को जब हम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं ना तो वो उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की होती ना। फॉर एग्जांपल कोई HRIS है यहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री का गैप है, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को यही चाहिए कि अपने प्रोफेसर्स को भी ट्रेनिंग कराएं, बिल्कुल उनको भी भेजें ताकि वो प्रैक्टिकल, इसमें कोई मसला नहीं है यार। अगर मैं कोई कोर्स करना चाहिए यूनिवर्सिटी करा रही तो मैं करने को तैयार हूँ, ऐसे ही है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह प्रोफेसर्स भी आए, वो भी ट्रेंड हो। सर आपकी लर्निंग तभी होगी ना कि अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, अदरवाइज वो देखें पुरानी किताबें आज भी हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही हैं जो कि दुनिया में ख़त्म हो चुकी हैं, हम आज भी उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं है। अब मैं बार बार अपनी अक्सर पॉडकास्ट के अंदर जो ना साया मुल्क की बात करता हूँ कि मैंने 10 साल उनके साथ काम किया है, सर उनका लेवल हमसे बिल्कुल अलग है। जहाँ पे हमारा टॉप रिसोर्स बैठता है वहाँ से उनका जूनियर रिसोर्स शुरू होते हैं। क्यों? उन्होंने अपडेट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने नहीं किया, तो इसी वजह से हम हर डोमेन के अंदर मार खा रहे हैं। अच्छा, HR की आपने बात की, HR के अंदर जनरली हम जो अगर देसी झटका स्टाइल में बोले ना तो हमारे जहन में यही जी हायरिंग फायरिंग। HR के डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं और क्या इनके रोल क्या है? देखिए HR एक बड़ी ज़बरदस्त डोमेन है। हम सिर्फ समझते हैं यार कि हायरिंग कर लो और फायरिंग कर लो, ऐसा नहीं है। HR में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, टैलेंट एक्विजिशन जिसको हम अभी नया रिसेंटली आया वो है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है, उसके अलावा एम्प्लॉय रिलेशन है। तो देयर आर मैनी फंक्शंस जिस पे जो है वो आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग ये सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मुझे HR में करियर स्टार्ट करना है, तो उनको ना ये देख लेना चाहिए कि उनके लिए बेस्ट सेक्शन कौन सा है। ट्रेनिंग वाला बेस्ट हो सकता है, ख़वातीन करना चाहिए। अगर वो अच्छे स्पीकर हैं, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, तो ट्रेनिंग इज़ गुड टू गो। रिक्रूटमेंट में आपको सबसे बेहतरीन स्किल जो चाहिए वो है नेटवर्किंग, कि आपकी कितनी नेटवर्किंग है और आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लोगों के साथ आपको बैठना पसंद है। आपको मैं बताऊं मेरी रिक्रूटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। सही। और फिर लिंक्डइन पे आप किस तरह यूज़ करते हैं, टूल्स आपके पास कैसे हैं, वो आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। लिंक्डइन रिक्रूटर है, लिंक्डइन लाइट है, तो वो चीज़ें हैं। कंपनसेशन में आने के लिए आपको ज़रा एनालिटिकल स्किल्स आपकी बेहतर होनी चाहिए। आप
रिपोर्टिंग पे जो HR एनालिटिक्स है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए. द सेम गोज़ विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उस पर भी इस तरह. HR ऑपरेशंस पे अगर आप समझते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं और आप सीट पे बैठना चाहते हैं, तो आई थिंक यू कैन गेट द जॉब इन HR ऑपरेशंस. और आप अपने आए यहाँ पर लेटर्स बनाएं लोगों के, वार्निंग लेटर इश्यूज़ करें, मतलब वो जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, फाइलिंग का, बाकी चीज़ें वो आप करें. सही. अच्छा, एम्प्लॉयज़ की जहाँ पे हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली IT की इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है सर. एक बच्चे के पास, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आज वो आपके पास है, थोड़ा सा आप ऊंची आवाज़ में बात करें, वो अगले दिन रेजिग्नेशन डाल देता है. रिटेंशन कैसे करें एम्प्लॉयज़ की? देखिए, रिटेंशन के लिए खाली रिटेंशन वर्ड बोलना ज़रूरी नहीं है. रिटेंशन के लिए रिटेंशन पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है. सही. हम क्या कहते हैं, केक काट लेते हैं, बर्थडे केक, मैंगो पार्टीज कर लेते हैं, हम कहते हैं वाह 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 एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होगी. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. आपको रियल टाइम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो जीजन है ना, इनके डायनेमिक्स डिफरेंट है. जी. इनको ना इनको ऑफिस पे अपने मुताबिक चाहिए, इनको ऑफिस का टेबल पे अपने मुताबिक चाहिए. IT की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली. तो आपने करना क्या है, आपने रिटेंशन पॉलिसीज़ जो है ना वो बनानी है. रिटेंशन पॉलिसीज़ मैं समझता हूँ कि जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जिससे आपके एम्प्लॉयज़ को रियल टाइम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके. एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक पॉलिसी है कार पॉलिसी. यार आप गाड़ियाँ दे दें, आप इतना कमा रहे हैं, आप गाड़ियाँ दे दें, क्यों नहीं दे रहे आप गाड़ियाँ. देर आर सेवरल वेज़ कि आप डाउन पेमेंट पे करके दे सकते हैं, या आप मतलब चाहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे दें, तो देर आर मैनी वेज. दूसरा मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी ये है कि अगर आपके यहाँ पे मैरिड लोग काम करते हैं तो डे केयर सेंटर बनाए उनके लिए, ख़वातीन के लिए. क्योंकि ख़वातीन जितना अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगी वो आएंगी. जिम इज़ वन अनदर थिंग जो आप जो है वो कर रहे हैं. फिर आपको इन्वायरमेंट और कल्चर ऐसा बनाना है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें. सही. कि वो कहीं यार देखो यार मैं आ रहा हूँ. देखिए मुनीर, मैं ये समझता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब कामयाब होगी जब आपके एम्प्लॉयज़ और टीम खुश होती है. टीम कब खुश होती है? जब उनको ये लगे कि मंडे आया तो वाओ मैंने ऑफिस जाना है और मज़ा आना है मुझे ऑफिस में जाके ना. ये फीलिंग आएगी तो इसका मतलब है कि आप सही इदारे में काम करें. अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि यार मैंने ऑफिस जाना है और ये क्या, ये स्यापा पड़ा हुआ है, ये इश्यूज़ है, इसका मतलब है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग प्लेस. आपको फिर वो जगह चेंज करने की ज़रूरत है. लेकिन आपको नहीं लगता असल में ये जो आप बातें कर रहे हैं ये जस्ट फिट होती हैं बड़ी टॉप 5% 10% कंपनीज में, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे कैन नॉट अफोर्ड सच फैसिलिटीज़. तो वो क्या करें? अब देखें, ये जो आपने बात की, आप नेटफोल की बात कर लें, सिस्टम्स की बात कर लें, दे प्रॉब्ली कैन अफोर्ड. कार भी दे दी, जिम भी बना दिए, डे केयर भी बना दिए, बट छोटी एजेंसीज जहाँ पे ज़्यादातर जो हैं पाकिस्तान में 10 एम्प्लॉयज़ से लेके 25, 30, 40, 50 एम्प्लॉयज़ तक, दे कैन नॉट अफोर्ड सच लग्जरीज. हाँ बिल्कुल. लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ कि ऐसे जो इदारे हैं वो 10 लाख पे 8 लाख पे बंदा रख लेंगे. क्यों भला? वो इसलिए रखेंगे क्योंकि डॉलर्स तो उनको ज़्यादा आ रहे हैं ना. उस 8 लाख पे 5 लाख पे भी तो बचत है. आप सैलरी पे खर्च कर रहे हैं, आप उसको पूरा पैकेज बना के क्यों नहीं दे रहे, पर्क्स एंड बेनिफिट्स बना के क्यों नहीं दे रहे. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर ऐसा ऐसा खर्च करेंगे, लेकिन 25 से 50 पे जाने के लिए आपको ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा सर. लेकिन नहीं, मैं सॉरी यहाँ पर डिसएग्री करूँगा थोड़ा सा. डेफिनेटली मेरा हक नहीं है क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है डोमेन, लेकिन मैं अपने एज ए CEO ऑफ द कंपनी में एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको. देखिए, यहाँ आज का जो बच्चा है ना सर, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसको जिम नहीं चाहिए सर, उसको लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए, उसको डे केयर सेंटर नहीं चाहिए. उसको क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द मंथ ही नीड हैंडसम सैलरी टू बी सेंड टू हिज अकाउंट. तो उसको अगर बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट आप देख लें, बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी आउट देयर. क्योंकि उनके लिए, अब मिसाल के तौर पे जिम की बात कर लेते हैं, जिम की ऑन एन एवरेज फीस 5 से 10 हज़ार के ब्रैकेट में है. आप कहते हैं जी 10 हज़ार मैं नहीं दूंगा आपको, मैं आपको जिम देता हूँ. क्यों? एज ए कंपनी ओनर आई वॉन्ट यू टू स्टे फिट. वो कहता है भाई फिट गया तेल लेने, मुझे भाई 10 हज़ार दो, मेरे घर में 4 दफ़ा गोश्त बन जाएगा, मैं उससे खुश हूँ. इसका क्या करें? क्योंकि हमारे अपने कल्चरल इश्यूज भी तो है ना. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा है. लेकिन हमने ना पूरा मिक्स एंड मैच देखना है. हर बंदा इस तरह तो नहीं चाहता सर. मेजॉरिटी आज की डेट में पता क्यों मैं आपको बताता हूँ, हालात खराब हुए हैं. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, मैं क्योंकि तब से एज ए टेक स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ, जब से कोविड आया काफ़ी ज़्यादा, और मैं देख रहा हूँ. देखिए, हमारे पास टॉप टियर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी तो आ रहे हैं ना, आपने उनको भी तो रिटेन करना है. बिल्कुल. जो नीचे लोग आ रहे हैं उनके लिए पॉलिसी एप्लीकेबल है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि वो ऐसा होना चाहिए. व्हाट अबाउट द टॉप टियर? हर स्टेट ये चाहता है कि मेरे पास टॉप टियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए जी. वो कहता है मेरे पास लम्स आए, LSC आए, ये लोग आए. अब उनके लिए भी तो आपने डायनामिक्स देखने हैं ना कि क्या करना है. तो उनके लिए तो प्रायोरिटी यही है जो मैंने आपको बताई. लेकिन आपकी बात ठीक है, जो नीचे लोग हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास से हूँ,
तो उनकी प्रायोरिटी ये है कि यार मुझे जितने पैसे आ रहे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। तो ये मिक्स एंड मैच है, ये चीज़ें चलती हैं। आपको मैं पर्टिकुलर इदारों के नाम नहीं ले रहा, कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने कि ये स्ट्रेटेजी जिस तरह से अडॉप्ट की, स्टार्ट की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बजट रख दिया। उन्होंने कहा जी यार बजट ये हमारा है, इस पे खेलो भाई, तुमने जितना खेलना है। सही। तो हमने क्या किया, फिर बजट को प्लान किया। हमने ये देखा, क्योंकि देखिए जब जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ना, तो लोग भी साथ साथ ग्रो करते हैं। तो उनकी रिटेंशन, फिर हमने उस बजट के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाना स्टार्ट की। फिर हमने देखा यार कि किस तरह से इन्वायरमेंट बेहतर किया जा सकता है, क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। पार्टीज़ भी हमने की, इंगेजमेंट भी की, लोगों की बर्थडेज भी हमने करवाई। फिर हमने कुछ ऐसी, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई ऑफ़र लेटर लेके। उसने कहा, मैंने कहा यार ये ऑफ़र लेटर लेके आ गई है, इसका मतलब है कि ये हमें छोड़ के जा रही है। तो ऑफ़र लेटर लेके आई, तो उसने कहा कि सर मैं ना ये नौकरी ना नहीं करूँगी। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें तो ऑफ़र आई है, तो क्यों नहीं तुम कर रही? कह रही सर मैं इसलिए नहीं कर रही कि जिस वक्त इस मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी ना, तो इस इदारे ने जहाँ पर आप एज HR कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, 5 लाख रुपया मुझे दिया था मेरी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। सर ये लेटर पड़ा है, मैंने ज्वाइन नहीं करना। सही। तो मुझे इतनी खुशी हुई, उसने ना दवाएं दी हमारे CEO को। मैंने CEO को जाके बताया, अब वो हमने 5 लाख की अमाउंट हमने वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर की हुई थी, उसमें हमें हमारे तो जेब से कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, मतलब हमें तो बेनिफिट मिला, लेकिन हमारी वो टॉप परफॉर्मर रिटेन हो गई। अब आप देखें कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि देखें अब नाउ शी इज इमोशनली अटैच्ड विद अस। अब वो कहीं नहीं जाती, हालांकि उसको जो ऑफर थी वो डबल की ऑफर थी, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि उसने कहा यार देखो मेरी वालदा के साथ ये सारी चीज़ें इस तरह थी। फिर हमने एक और, मैं आपको एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, उसकी भी एग्जांपल दूंगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टअप का बताया। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे CFO नया हायर किया हमने। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोग रिटेन किए जाते हैं। तो उस CFO की ना शादी थी, तो मेरी ड्यूटी लगी कि जी इस CFO को ना हमें GM HR ने बुलाया। उन्होंने कहा कि जी कि ये CFO जो है ना, इसकी शादी है, तो सेठ साहब कहते हैं कि इसकी शादी पे इसको ना गाड़ी गिफ्ट करनी है। अच्छा। अच्छा ठीक है, चले हम चले गए। उन्होंने कहा जी अब ढूंढें, बारात का दिन था, वो कहाँ है। ठीक, हमने फ़ोन किया, एडमिन मैनेजर को मैंने बताया, क्योंकि मैं उस रीजन का ना वो था HR सही। हेड था। तो अब वो मैंने एडमिन को फ़ोन किया, उसने कहा जी वो फलां ब्यूटी पार्लर में ना तैयार हो रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सेठ साहब होगा, ठीक है। सेठ साहब ने कहा कि वो GM HR ने कहा वहीं जाके इसको गाड़ी डिलीवर करके आऊँ। गाड़ी आ गई, हम गाड़ी हम लेके गए। तो अंदर गए तो हमने उसको नॉक शो किया, उसने वो सारा वो जो ब्यूटी पार्लर का सीन होता है वो हुआ। तो हमने जाके ना उनको कहा सर वो आपके लिए एक चीज़ है। यार अच्छा क्या है। तो हमने देखा, तो हमने से कहा ये सर ये कीज़ है, ये आपको ना गिफ्ट है कंपनी की तरफ से। सही। इस बात को तकरीबन 7 साल होने वाले हैं, आज तक वो एम्प्लॉय जो है ना वो छोड़ के नहीं गया। पहले इस तरह से जाके ख्याल रखा जाता है कि किया जाता है। उसको अभी तक याद है कि यार मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट मिला था। उस लड़की को अभी तक याद है कि मेरी माँ बीमार थी, थायराइड का उसका इशू था, तो मैं जो हूँ ये नौकरी जो है मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कंपनी ने मेरा तब साथ दिया जब जो हालात जो थे वो मेरे लिए साजगार नहीं थे। बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन मुझे जो भी थोड़ी सी चीज़ फील हो रही है ना, ये जो पेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वो हैं जो मुझे और मेरी कम्युनिटी में, ई-कॉमर्स की जितनी हमारी कम्युनिटी, क्योंकि ये डोमेन थोड़ी नई भी है हमारे लिए, और इसके अंदर एक हवा भी क्रिएट हुई कि रातों रात बच्चों ने जो $1000 $1500 की जो है वो एक राग भी लगाना शुरू किया। इसके अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना सर, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। हाँ, इस फ्रीलांसिंग ने तबाही मचा दी है सर। जो आपकी HR की जितनी पॉलिसीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं ना, इनकी धज्जियाँ बखेर दी हैं। बच्चा मानने को ही तैयार नहीं है। बच्चा कहता है जी मैं 50,000 रुपीज़ की जॉब करने से बेहतर है मैं 300-400 का क्लाइंट पकड़ लूँ। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ रहा कि भाई यहाँ तुम सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, तुम अपनी आगे वाली 10 साल की जो ज़िंदगी है ना उसके तरीक़ेकार सीख रहे हो कंपनी में। फ्रीलांसिंग के तौर पे आज वो क्लाइंट है, कल चला जाएगा, बच्चा वेला। एक महीने उसका 1.5 लाख का विड्रॉल है, अगले महीने 20,000 भी नहीं कर पाता। अब इस चीज़ को किस तरह टैकल किया? अच्छा देखिए, फ्रीलांसिंग जो है ना इट्स अ माइंडसेट। फ्रीलांसिंग के अंदर अच्छा फ्रीलांसर्स जो हमारे आ रहे हैं वो CEOs भी तो बनते हैं, आगे अपनी कंपनी खोलते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते जी। क्यों? उसकी रीज़न ये है एज ए टीम उन्होंने काम ही नहीं किया, काम किया इंडिविजुअल। अब वो क्या करते हैं, जो मैंने अभी देखा है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मैं जब वो सेठ साहिबान के साथ काम करता हूँ, CEOs के साथ, तो मैं उनके माइंडसेट के ऊपर भी काम करता हूँ। अब वो करते क्या है, खुद सारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो नीचे वो डेलीगेशन नहीं देते। ट्रू।
वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये चीज़ मैंने की है ना ऐसे होगी। फिर दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं जो सबसे बड़ी गलती है, माइक्रो मैनेजमेंट। क्योंकि फ्रीलांसिंग में हर चीज़ प्रोजेक्ट बेस्ड चल रही है, ऐसे ही है। ऑर्गेनाइजेशन को भी वो प्रोजेक्ट बेस्ड चला रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन नीचे आना शुरू हो जाती है। अब उनको लगता है यार ये बंदा आ रहा है, बैठ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। वो क्या करेंगे, ट्रैकिंग सिस्टम डालना शुरू कर देंगे लैपटॉप पे, वो कैमरेज लगाना शुरू कर देंगे, वो कैमरा पे माइक लगाना शुरू कर देंगे, वो लोगों की बातें सुनना शुरू कर देंगे। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से ना ये हमारे लिए एक तोहफा है। बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता होना चाहिए मुनीर, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होना चाहिए। मैं एक आपको रियल टाइम सिनेरियो और बताऊंगा। मैं एक इदारे में कंसल्टेंट काम कर रहा था, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मेरी वो ना चली जाए कंसल्टेंसी, लेकिन आपके लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं एक इदारे में गया, उस इदारे में सेठ साहब जो थे ना एक दिन बैठे हुए, तो वो ना लगा के ना लैपटॉप पे ना कुछ सुन रहे हैं, तो बड़े गुस्से में। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ, कहते इधर आए। मैं क्या, तो मैंने देखा वहाँ पे ना वो जो कूलर टॉक्स होती है ना, जी जी, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ना फेंक रही लंबी लंबी और मतलब ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि सुनने के काबिल नहीं थी। तो मैंने कहा वो आपने माइक लगाए हुए हैं? कहता हाँ बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल पता होना चाहिए, पर ये नहीं पता होना चाहिए जो हो रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और देखें, कहते नहीं इसको फायर करो, ये जो बंदा इस तरह है, ये वो फलां फील है। मैंने कहा देखें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप माइक उतरवा दें, कैमरास भी उतरवा दें। कैमरास तो खैर मैं माइक उतरवाने में कामयाब हो गया, लेकिन कैमरास उतरवाने में मैं कामयाब नहीं हो सका। तो मैंने उन्हें कहा यार देखो, ये आप अपने एनर्जी प्रोडक्टिविटी की बजाय आप इन चीज़ों पे क्यों लगा रहे हैं? आपका तो ये काम ही नहीं है। आपका काम है बिजनेस डेवलपमेंट, आपका काम है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेप ऊपर लेके जाए। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप नीचे आ जाएगी और काम खराब हो रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ जितनी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तो वो मुझे कहते, मैंने कहा लास्ट टाइम रात को नींद पूरी कब ली थी, कब? तो कहते हैं आज से कोई महीना पहले। तो कहते, मैंने कहा क्या ज़हन में सोची आती? कहते ये गालियाँ ज़हन में आती है। तो मैंने कहा फिर हमें ये है कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता होना। दूसरा, उनकी जो पेन पॉइंट्स हैं, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, आप उनको हल करें और आगे लेट्स मूव। और मैंने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बताता चलूँ क्योंकि आपके ये जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स क्या होते हैं। मैंने ना 3 तरह की ना कैटेगरीज रखी हैं हर इदारे के अंदर, कि 3 कैटेगरीज, वैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस पर भी आपको मिल जाएंगी। पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो इदारों में जो काम करते हैं, वो होते हैं मरू कैटेगरी। मरू, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये ख़त्म हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म। यार ये ना मुनीर साहब बस ऐसी बातें करते हैं और कुछ नहीं होना, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। ये किसको कह रहे हैं? जो नया बंदा आ रहा है। अच्छा, ये आप एम्प्लॉइज़ की टाइप बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, एम्प्लॉयज़ की टाइप की बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये वो वाली कैटेगरी है कि जो मरू कैटेगरी के लोग हैं जो कि कहते हैं यार हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा तो मतलब शुक्र नहीं है नहीं, उनका ये होता है कि उनके ज़हन में ये होता है कि यार देखो ये इदारा ना कहीं नहीं जा सकता। और वो नए बंदे वहाँ कह रहे होंगे यार ये तो फारिग इदारा है, तुमने तो गलत कर लिया है, यह इस इदारे में तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये इदारे में ना ये ग्रो नहीं कर सकता, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हालांकि पिछले 10 सालों से वो खुद काम कर रहे हैं। अच्छा, वो पता क्या यहाँ बोलेगा, मैं तो फंसा हूँ इसलिए नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तो फंसा हूँ, तो वो ये चाह रहा है कि मैं तो फंस गया हूँ, तो मैं तो खुश हूँ अगला बंदा ना फंसे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। तो ये वो वाले लोग हैं जो इनसिक्योर होंगे। मरू कैटेगरी मैंने इनका नाम बनाया, इनसिक्योर होंगे और परेशान होंगे। आपको ना इनकी शक्ल देख के ना आपको नजर आ जाएगा कि ये इनकी शक्ल ऐसी होगी जैसे कॉन्स्टिपेशन बंदे को शदीद किस्म की होती, इनकी शक्ल ना वैसी होगी कि यार ये जो है ना मतलब इनका बस नहीं चल रहा होगा कि बहुत थी। तो ये वो वाली कैटेगरी होगी जो हर जगह पाई जाती है, जो कि हर एम्प्लॉय को खराब करते हैं। सही, ये वो वाली कैटेगरी है। और ये एक इस तरह की फुफ्फो लाजमी होती है। और फिर क्या होता है, ये फुफ्फो का ना पूरे का पूरा ग्रुप होता है। वो सूटा ब्रेड ऐसे लंबे लंबे डालते हैं और फिर वो जो है कूलर टॉक्स में बातें हो रही होती हैं और वहाँ पर सिर्फ बुराई हो रही होती है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये अपने आप को लेके भी ना बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। मरू कैटेगरी के लोग जो है ना, वो कहते हैं यार हम भी नहीं कुछ कर सकते लाइफ में। अच्छा, ये दूसरों को लेके ये कहते हैं यार देखो वो पता क्यों तरक्की कर रहा है, तीसरी बड़ी करता है यार, वो जो है ना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसके ना बॉस के साथ ना रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो आगे जो है ना वो बढ़ा है। अच्छा, ये पाकिस्तान को लेके भी अजीब से कमेंट्स देते हैं मरू कैटेगरी, यार पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। देखा क्या हो रहा है, हालांकि खुद पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि तुम चले जाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, एक ये कैटेगरी मैंने देखी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मेजोरिटी ऐसे ही लोग हैं हमारे यहाँ। दूसरी कैटेगरी मैंने देखी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो डरू कैटेगरीज, वो डरे डरे रहते हैं। मतलब उनको आप कुछ भी कह देना
तो वो डरे रहेंगे वो। अच्छा, ये लोग ना बाय नेचर बड़े टैलेंटेड होते हैं, सही। ये जो डरू कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन ये हालात से डर जाते हैं, ये जॉब ना चली डांट से जाए, डर जाते हैं, डांट पड़ जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको डर रोक रहा होता है। वो कहते हैं यार नहीं यार, लगी हुई है ना, कोई बात नहीं, आने दो, महीना लगा हुआ है, कोई नहीं, खुश है ना यार, सीईओ खुश है ना, चीज़ें चल रही है ना, सैलरी बढ़ी जाएगी ना। तो ये डरू कैटेगरी, ये गवर्नमेंट स्टाइल हो गया हाँ ना? ये अच्छा, ये वाली भी सेकंड कैटेगरी इदारे में है, ये भी पाई जाती है। अपने मतलब थोड़ा सा ये कूलर टॉक्स का हिस्सा नहीं बनते, ये कहते हैं यार मैंने नहीं ये बात सुननी करनी, तो इनका डरू कैटेगरी के लोग होते हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो मैंने देखी वो है करू कैटेगरी। अच्छा, ये टॉप टियर परफॉर्मर है, करू, वो कहते हैं नहीं यार ये बंदा बड़ा करू है, तो ये वो वाले हैं। इनका होता है अपने हिसाब से काम करना, आना जाना, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ये होते हैं आपके टॉप परफॉर्मर। ये किसी चीज़ पे नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ना ही ये कहते हैं यार कि मैं मर गया, मैं लुट गया। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करना। सही। ये दूसरों का काम तमाम नहीं करते मरू कैटेगरी की तरफ। ये आते हैं, ये कहते हैं यार कि देखो हमें ये टास्क मिला, ये काम मिला। आप देखें कि कई ऐसे लोग आपको टॉप टियर में मिलेंगे जो अपने काम से काम रखते हैं, जिनकी पहचान उनका काम है, जिनकी पहचान उनकी बातें नहीं है। मरू कैटेगरी के लोग तो ये भी बता रहे होंगे ना कि सर वो आया कितने बजे तो वो गया कितने बजे, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, वो दूसरे लोगों का काम तमाम करने लग जाते हैं। ये तो तीन कैटेगरीज मैंने बनाई। अच्छा, ये जो 3 कैटेगरी नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग रखी है, डरू, करू और मरू। मेरे ख्याल में करू और डरू जो है ये तो ठीक है, आपकी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है, लेकिन ये जो मरू वाली है ये कैंसर नहीं है यार? मरू वाली कैटेगरीज जो है ना, इनको आप बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बट ये कैंसर की तरह आपकी उसको खोखला कर रही है आपकी पूरी बॉडी को। इसका तरीका ये है जो मैंने देखा है अपने इस 20 साल के करियर में, कि मरू कैटेगरीज के जो लोग हैं ना, इनको आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करके ना इनको फिर फिक्स करें कि किस तरह से फिक्स करना है। हमारे यहाँ ओरिएंटेशन प्लान तो बड़े अच्छे बनाए जाते हैं, एग्जिट प्लान नहीं बनाए जाते किसी भी एम्प्लॉय का, उसको रोल दिया जाता है। तो अगर ऐसा टॉक्सिक बंदा जो मरू कैटेगरी में है और आपके पास आ गया, तो आप आइडेंटिफाई करें, फिर आप उसका एग्जिट प्लान करें। अब रख नहीं सकते माजरत के साथ, अगर आप रखेंगे तो फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और तबाह करेंगे। आप हो सकता है यार कि वो उसमें कोई ऐसा सीन हो कि वो किसी और कैटेगरी में आ जाए, डरू में, करू में आ जाए, तो आपको एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, सेठ साहिबान भी देख रहे हैं कि मौका दें लोगों को कि वो ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला की ज़ात बड़े मौके देती है इंसानों को कि वो ठीक हो जाए। हम इंसान हो के इंसानों को मौका नहीं देते, तो आप मौका दें, आप ज़रूर दें, लेकिन ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि अगर ये ऐसे लोग हैं तो मुझे उनके साथ काम नहीं करना। अच्छा, इस कैटेगरी को जो है ना, ये जो मरू कैटेगरी है, इसका मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ। मैंने इसका एक हल ये निकाला है कि इनका आप जो जॉब रोल है ना, उसको थोड़ा चेंज करके देखें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस वो जॉब रोल में है उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि वो बाकियों को भी ख़राब कर रहे होते हैं और टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं, लेकिन आप उनका रोल चेंज करके देखें, हो सकता है वो आप वाली बात के कहीं ना कहीं सुधार आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हसन भाई जो मुझे मिसिंग लगती है, जो कि बाहर नहीं थी, यहाँ आके मैं उस चीज़ को मिस करता हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, एज ए CEO ऑफ द कंपनी या एज ए टॉप मैनेजमेंट, हमारे यहाँ करियर का लेडर नहीं दिया जाता। देखिए, बच्चा आया, एक आपके पास फ्रेश बच्चा आया, उसका अभी 2, 4, 5 साल का करियर है, उसको पता ही नहीं उसने 5 साल बाद कहाँ जाना है। तो डोंट यू थिंक सो कि जितने भी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, इनको अपने बच्चों के साथ मिल के उनके करियर को ग्रोथ करने में, उनका रोड मैप डिफाइन करने में हेल्प करनी चाहिए? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और इस तरह होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 2 तरह के इदारे काम करते हैं। वन इज स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन MNCs, सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, अनस्ट्रक्चर्ड में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं ना। तो असल में अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ना सारे के सारे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो पीपल ओरिएंटेड चल रही होती हैं, वो पावर ओरिएंटेड चल रही होती हैं। तो लोग सिस्टम बंदे दे नहीं रहे होते, क्योंकि सिस्टम बन जाते तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए एक इशू आ रहा है। तो करियर लेडर्स बिल्कुल होने चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं कहूँगा मुझे आप हायर करें तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा, मैं इस पर 1-2 टिप बल्कि शेयर करता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना, स्पेशली जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, मैं उनके साथ महीने 2 महीने में एक सेशन ज़रूर करता हूँ। मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, अच्छा यार आप अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में और 1 ईयर में, 1 के बाद डायरेक्टली भी 3 ईयर्स का और 5 ईयर्स का, ये क्या कोई आपके पास प्लान है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे आंसर मिलता है सर नहीं। मैं उनको कहता हूँ इसको पेपर पे लिख के लाओ। वो कहता है अच्छा कैसे करना है क्या? मैं कहता हूँ यार जैसा कैसा टूटा फूटा लिख के लाओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरी कंपनी में हो ना, आप ई-कॉमर्स प्लानर के अंदर अगले 1 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? बच्चा कहता है जी मैं अपने आप को लेट्स से देखना चाहता हूँ
असिस्टेंट मैनेजर, मैं कहता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, इफ़ यू आर कैपेबल एनफ मैं आपकी हेल्प करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि मैं कंपनी का ऑनर होने के नाते आपको कैसे वहाँ पे पहुँचाऊँ। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर एक रोड मैप होना चाहिए, ताकि आपको पता होगा भाई पहुँचना कैसे है, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, मैं हर मोस्ट ऑफ द अभी तक तो जो हमारा यही रहा है रोड मैप कि हम साल में 2 या 3 दफ़ा अप्रेजल करते हैं, रेज देते हैं। मैं उनको पूछता हूँ 6 महीने बाद, ओ भाई सैलरी नहीं बढ़ानी? इस वक्त जितने मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल एम्प्लॉय हसन भाई जिसके पास मेरे मुख्तलिफ बिजनेसेस की इक्विटी ना हो। वाओ सर सैलरी तो ले रहा है वो, हाँ। ठीक है, सैलरी से उसकी ग्रोथ नहीं होनी है। सर अगर मुझे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे बड़ी पे जाना है तो उनको नहीं जाना क्या? बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ कि मैं कोई ना कोई छोटे छोटे वेंचर्स जो सेपरेटली करता रहता हूँ उनमें उनको इक्विटी दूँ। वंडरफुल वंडरफुल। एक पेनी नहीं लगवाता उनकी, ठीक है, पैसा सारा मेरा, बिजनेस प्लान सारा मेरा, इंटरेस्ट उनका होता है, वर्किंग उनकी होती है। वो काम करते हैं, मैं पैसा लगाता हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ, मैं उनको मेंटोर करता हूँ, मेरी जितनी टॉप मैनेजमेंट है वो उनको मेंटोर करती है, हम उनकी हेल्प करते हैं। अब माशाल्लाह भी 2-3 बच्चों के अच्छे खासे आई थिंक दीज आर द बेस्ट रिटेंशन पॉलिसीज। अब लोग छोड़ के भी नहीं जाते। जितना आप लोगों को एंगेज करेंगे, आप जितनी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, वो उतने ग्रो करेंगे। एंड आई थिंक दैट यू आर डूइंग वंडर्स। बड़ा बेहतरीन है। थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं जो चीज़ समझता हूँ ना सर, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी के अंदर तरक्की नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे अभी भी याद है दुबई में जब मुझे पहली दफ़ा एक वर्कशॉप के लिए भेजा गया ना, तो मैं वहाँ बोर होता रहा सारा, मैं कि यार ये क्या फजूल, ये क्या कर रहे हैं। वापस आया तो जो मेरा इमीडिएट बॉस था उसने पूछा, तो उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी रेपो थी, तो मैं कोई प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैंने ये 1000 दिरहम जो खर्चा है इसके अगेंस्ट में क्या लेके आया हूँ। उसने मुझे उठा लिया, कहता मुनीर तुम्हें पता है ये 1000 दिरहम की ट्रेनिंग है? मैं कहा मुझे पता है। कहते तुमने वेस्ट कर दिया, 1000 दिरहम तो वेस्ट किया ही किया, तुमने ये एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। सर वो दिन गया, ये दिन आया, उसके बाद मल्टीपल ट्रेनिंग्स मैंने की, फ्री में भी की, पेड भी की, वर्कशॉप्स भी ली। यकीन करें कि हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता था। और आज जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 10 years एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ पे मिला। और वो सारा एक पेनी नहीं लगी मेरी जेब से। तो यहाँ पे अगर कंपनी कुछ करवाना भी चाहती है, बच्चे सीरियस ही नहीं होते। यहाँ पे ट्रेनिंग को ना मेरा ख्याल है कि एक एक्सपेंस समझा जाता है, गाली भी बना दी है। इन्वेस्टमेंट नहीं समझा जाता। हाँ, जब कोविड आया ना, सबसे पहले जो HR प्रोफेशनल्स जिस पे जो बेचारे नौकरियों से गए वो ट्रेनिंग्स के लोग थे। अच्छा, जब वो नौकरी चली गई, उन्होंने कहा यार हम इन हाउस ट्रेनिंग कराते थे, ये सारे उन्होंने सारे ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिए। तो उससे बड़ा इम्पैक्ट आया। तो यस, एग्री दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह होनी चाहिए। और ट्रेनिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल। और ट्रेनिंग आप जितनी लोगों की करवाते जाएंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सेठ साहिबान का एक कलमिया ये भी है ना, वो ये कहते हैं मैं ट्रेन करता हूँ, वो जाके कहीं और काम बच्चा भाग जाता है। तो ये एक मसला है। लेकिन सर व्हाट इफ आप ट्रेन नहीं करोगे, फिर वो क्या गारंटी है वो चला जाए? वो शायद इस वजह से छोड़ दे, यार मेरी ग्रोथ नहीं है। एग्रीड। अब मेरे पास इस वक्त पिछले 2 महीने में 3 लोग ऐसे हायर हुए हैं जो कि अच्छी जगह से छोड़ के आए। मैंने पूछा यार क्यों छोड़ रहे हो, मेरे पास क्यों आना चाहते हो? कहते सर वहाँ ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, अब इस चीज़ की जब मुझे वो इंटरव्यू में बच्चा बोल रहा है कि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे ग्रोथ चाहिए, और अगर आपके पास ग्रोथ का प्लान नहीं है तो आप मेंटली रेडी रहें कि अगले 3 महीने में आपको भी छोड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और जी जन तो बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको तो ये है कि हमें जो है ना वो ग्रोथ चाहिए, हमें जो है ना वो करियर लाइडर्स। और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि रीज़न है कि लोग जोड़ के चले जाते हैं किसी भी इदारे को, इसी वजह से छोड़ते हैं कि वो कहते हैं यार हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ। क्योंकि देखें हर आने वाले टाइम में स्टैक्स आती है और चली जाती है। बिल्कुल। तो इसी तरह वो कहते हैं यार मैं एक स्टैक पे क्यों काम करूँ, मतलब मुझे व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, फिर वो सोचता है यार सैलरी में भी मुझे जंप चाहिए, वो सोचता है मुझे टेक्नोलॉजी में भी जंप चाहिए, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी पे भी काम करूँ। तीसरा यार कि मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी आऊँ, सीनियर भी जाऊँ, CTO भी बनूँ। तो इसके लिए एग्रीड, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसको रोड मैप हमें बताना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह से काम हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ख़ासतौर पे अगर HR की बात करें, HR में आपको लगता है कि हमने जो इस वक्त बाहर प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट हो रही हैं, हम वो एक मिड रेंज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम ला पाए हैं वो? अच्छा मुनीर, HR ना 1999 में 2000 में पाकिस्तान में आया था और एडमिन डिपार्टमेंट ही रहा ये काफ़ी साल। फिर ये पर्टिकुलरली फिर बाद में ये HR में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि HR में बड़ी वैल्यू ऐड होना शुरू हुई है,
बड़े ज़बरदस्त नाम आ रहे हैं जिन्होंने बाहर जाके ट्रेनिंग्स ली हैं, जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस HR की जो हैं वो देखी हैं और यहाँ पर आके वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो अभी आके HR का ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त है। हमने भी अपना टेक टाइटन्स पाकिस्तान के नाम से HR फोरम स्टार्ट किया। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं भी रिसेंटली आपको बताऊँ, हम इस मंथ में भी एक इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने एक टॉपिक रखा है कि हाउ रिवर्स मेंटोरिंग कैन हेल्प टू रिटेन टॉप टैलेंट। मैं आपसे जी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि अभी देखें ना, आप इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं हुई। अच्छा, मैं अपने हमसाया मुल्क से भी इंस्पायर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपको इंस्पायर होना चाहिए जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है, अमेरिका से भी, बाकी जगहों से भी, UK से भी। यहाँ देखता हूँ मैं, तो मैं देखता रहता हूँ वो बहुत बहुत आगे हैं हमसे, चीज़ें कार्य होते हैं। हमने अब जैसे रिवर्स मेंटोरिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं एक सेठ के पास गया तो मैंने उसको बताया कि रिवर्स मेंटोरिंग ये होती है, इस तरह से होती है। वो कह रहा है तेरा दिमाग ठीक है, तू पागल है, अच्छे किस तरह हो सकता है? मतलब एक जूनियर बंदे को ट्रेन करें और सीनियर उसको रिपोर्ट करे, यार ये हो ही नहीं सकता। मैंने उसे कहा देखो, बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, MNC, वो ये कर रही है, और इंडिया में ये लोग इस तरह से ये प्लान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। फिर मून लाइटिंग के ऊपर हमने बड़ी बात की। पाकिस्तान में मून लाइटिंग का पता ही नहीं। मैं एक जगह एक स्टूडेंट के पास गया तो मैंने उसे कहा यार मून लाइटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से। कहता क्या सर, मून लाइटिंग सिनेमा, मून लाइट सिनेमा? आई मीन उसके ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि यार ये चीज़ें इस तरह से हैं, तो उनको नहीं आइडिया। हमें नई टर्म्स का नहीं पता होता है चीज़ें। लेकिन अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हमने वक्त के साथ साथ बहुत इम्प्रूव किया। सही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह HR प्रोफेशन भी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था जहन में कि यार जिसके पास कोई नौकरी नहीं है तो वो HR की जॉब कर ले। तो वो क्या होता था, जैसे पहले टीचर्स का कहा जाता था कि क्या टीचर्स बनना है तो पहले ट्यूशन पढ़ा लो या प्रोफेसर बन जाओ। तो फिर एक टाइम आया HR का। लेकिन अब क्योंकि रोल जो है ना स्पेशलाइज रोल हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ गया है, ट्रेनिंग का है, कॉम्पनमेंट का है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है, इस तरह एम्प्लॉय रिलेशन। एक नया भी अभी टर्म आजकल आया, आई थिंक सो, CPO, चीफ पीपल, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। हाँ, ये अभी नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान के अंदर। ये भी आया है, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है, इस तरह करके। मतलब और बहुत सारे अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह करके वो भी टर्म्स आ गई हैं। मतलब काम तो आप HR का ही कर रहे हैं ना, मतलब आपने डेजिग्नेशंस चेंज कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और एज ए नेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, पाकिस्तान की जो हमारी यूथ है, जो नेशन है ना, ये बड़ी टैलेंटेड है। कोई शक नहीं इसमें। एडॉप्टेबिलिटी और इतना ज़बरदस्त ये करते हैं। एवरेज एज जो हमारे पाकिस्तान की जो एज है वो 22 और 23 है। तो आप देखेंगे 22-23 साल का, आप यकीन माने मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी को कॉल करता हूँ कैंडिडेट को और मैं कहता हूँ यार कि हमारे पास ये ऑफ़र है, तो वो आगे मुझे कहता है कि मैं 23-24 साल का एक 25 साल का लड़का हूँ, मैं 10 लाख कमा रहा हूँ। अगर 10 लाख से ऊपर है तो हसन भाई फिर मुझसे बात करें, ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार देखो वो पाकिस्तान में रह के किस तरह बाहर से डॉलर्स में पैसे ले रहा है। तो एज ए मैं समझता कि हमारी, और वो है कहाँ का, मंडी बहाउद्दीन का, वो गुजरात का है, वो डिंगे का है, खारियाँ का है, वो सराय आलमगीर का है, गुजरांवाला का है, और वहाँ से बैठ के घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट तो है। लेकिन इसकी वजह से जो मुझे एक चीज़ लगती है ना, बच्चों ने सिचुएशन को अब्यूज़ भी करना शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन अब कम बैक आना शुरू हो गया मुनीर। अभी ग्लोबल रिसेशन जो है ना वो आ गया। अब सेठ साहिबान जरा सख्त हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो लोग हायरिंग के लिए रहते थे, अब कहते हैं फायरिंग के लिए रखो। ऐसे ही है। तो वो अब कम बैक होना शुरू हो गया। अब वो पहले बड़े एटीट्यूड के मसले मसाइल थे, ऑफर एक्सेप्ट की, फ़ोन नहीं उठाते थे, ज्वाइन नहीं करते थे। अब ज़रा हालात जरा डिफरेंट हो गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो ही IT के हालात ठीक होने, इन्होंने फिर वैसे शुरू कर दिया। परसों एक बच्चे ने क्या हरकत की है, ग्राफिक डिज़ाइनर हम हायर कर रहे थे, तो बच्चे ने मुझे अपनी एक सैलरी बताई। मैंने कहा यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज़ स्लाइटली आउट ऑफ आवर बजट। सर आपका बजट क्या है? अब ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। उसने कुछ 10 सवाल सर मुझसे पूछे कि मैं उससे पूछता। मैंने कहा चलो यार ठीक है, बच्चा है, कोई बात नहीं। अभी 24-25 साल का बच्चा था, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो उसने मुझसे एक जो भी फिगर था वो निगोशिएट किया, अच्छा खासा hefty अमाउंट थी। कहता जी मेरा अभी जो ऑफिस है ना जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बट द रीज़न वाई आई एम चेंजिंग इट बिकॉज दे हैव मूव टू फेज़ 8, तो इट्स क्वाइट फार, वो ठोकर पे रहता है। उसने कहा जी आपका बिल्कुल करीब है, तो आई वुड लव टू ज्वाइन, तो मैं थोड़ा नीचे भी आ जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। हमारी एक बगैर इंटरव्यू की एक सैलरी डिसाइड हुई कि यार अगर आपका काम सही हुआ तो हम पे कर देंगे आपको ये। उसने मुझसे नंबर ले लिया, लोकेशन ले ली, सब कुछ ले लिया। 4 बजे का टाइम डिसाइड हुआ। 4 बज के बच्चा नहीं आया। मैंने 4:30 बजे उसको मैसेज किया, तो मुझे आगे से कहता है कि सॉरी आपने जो सैलरी मुझे कहा था मैं उस पर एग्री नहीं करता और मैं नहीं आ रहा।
मैंने कहा यार आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट क्या आपका इतना हक नहीं बनता था कि आपने एक टाइम शेड्यूल किया, मुझे एटलीस्ट बता ही दो। कहता है सर, आगे उसके अल्फाज सुने, कहता है सॉरी सर लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये एटीट्यूड है बच्चों का, और उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ मतलब अच्छा, इस पे ना मुनीर, एक मेरे ख्याल में जो पेरेंटिंग है ना, इट्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं अब यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, एक सवाल सबसे पहले जाके पूछता हूँ कि यार तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? आपको पता है जवाब क्या आता है? पैसा पैसा। पैसा। वो क्या कहते हैं, पैसा पैसा करते हैं, ऐसा ही है। तो वो एक ही जवाब आता है कि पैसा। यार पैसा इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, एग्रीड, नो डाउट। पैसा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, पैसा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है यार, सारी चीज़ें हैं। व्हाट अबाउट द कंप्लीट पैकेज? व्हाट अबाउट द लर्निंग? व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? व्हाट अबाउट द कल्चर? व्हाट अबाउट द बॉस जिसके साथ आपने काम करना है? पैसा, कितनी देर तक पैसा, और कहाँ तक पैसा? अब आप देखें ना कि जब कोविड आया तो लेट्स सपोज देयर इज अ वन स्टैक आरओआर इंजीनियर्स चले गए 7 लाख तक। 7 के बाद तो नीचे आना शुरू हो गए ना। ऐसे ही है। अब उसको यार लगा कि यार 7 के बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ, मतलब मैंने नीचे ही आना है ना। तो 7 अगर 7 आपने 2 साल के अंदर अचीव कर लिया है, तो आप अगर 4 साल में आप चाह रहे हैं कि 14 लाख, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, रैशनल नहीं है ना, वो है नहीं, 15 लाख भी नहीं हो सकता। तो अब आपने नीचे आना है, आपने देखना है। अब उसके लिए करता क्या, वो फिर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ता है। अब आप देखें कि इदारों में कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ आती हैं, जब एम्प्लॉयज़ हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो भी आप ये बता रहे हैं, ऑफर लेटर लेता है, वही नेगोशिएट कर लेता है। वो कहते हैं यार देखो मुझे तो ये ऑफर आ गई, अच्छा माइंडसेट इस टाइम ना सेट होगा भी थोड़ा सा नहीं, वो क्या करते हैं, रोक लो, क्योंकि उन्होंने पहले एक मार्जिन रखा होता है कि यार इस मार्जिन में हमने खेलना है वगैरह, चलो मार्जिन स्क्वीज कर लो, लेकिन ये बंदा न जाए क्योंकि प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट ख़राब नहीं करना चाहते, फिर क्या करते हैं, वो लेट सैलरीज देते हैं, डिले रखते हैं। एक ऐसा इदारे के साथ मैं देखा है कि वहाँ पर भी वो 10-15 दिन के बाद सैलरी देते। तो मैंने उससे पूछा एक दिन, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? यार एम्प्लॉय रिटेन रिटेंशन यार, ये रिटेंशन नहीं है, ये आप उसको और ज़्यादा जिच कर रहे हो। तो आप उसको बता रहे हैं, खोल रहे हैं दरवाजे कि जाओ मेरे लैपटॉप मैंने तुम्हें दिया है, अप्लाई करो, अप्लाई करो, इंडीड पे अप्लाई करो। तो आप उसको ये कह रहे हैं कि आप टूल्स हमारे हैं, काम तुम्हारा। तो फिर इसके अंदर वो चीज़ें जो है ना वो चल रही होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है आपका वाला जो केस है, उस पर उसने बिल्कुल ऐसे ही किया जिस तरह आप अभी बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब भी कोई एम्प्लॉय होता है ना, वो 25% रेस उसका वो कहते हैं यार मार्केट के हिसाब से मुझे मिले। एक चीज़ आप और देखें, हमारे पास आईटी में क्या होता है, आईटी में हम ये करते हैं कि हम लोगों को जज करते हैं उनकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है, कि उनकी स्किल्स कैसी, एक्सपीरियंस पे जज नहीं करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कितने उसने क्विट्स किए हैं, कितनी दफ़ा गया है वो, कितने जंप मारे हैं, कोई जज नहीं करता। हालांकि मैं कहता हूँ कि किया ये सर मेरे लिए वन ऑफ द मेजर केपीआई है। हाँ अच्छा, मैं आपको बताऊँ कॉर्पोरेट में क्या होता था। कॉर्पोरेट में होता था, ओए यार 1 साल के अंदर इसने 1 नौकरी चेंज की है, नहीं रखना भाई इसको देखना। आईटी में क्या होता है, वो कहते हैं इसका स्किल्स देखो। अच्छा, ड्यू टू सम एक्सटेंट दे आर राइट, क्योंकि स्किल्स और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो रही होती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर वो 3 महीने आपके पास काम कर रहा है, 6 महीने के पास कर रहा है, 2 महीने के पास कर रहा है, तो वो बस आपके पास भी 2 से 3 महीने के लिए। मैं ये समझता हूँ आपका प्रोजेक्ट चलता हुआ प्रोजेक्ट बर्बाद करके जाएगा। अच्छा, लेकिन ये समझने की जरूरत है ना, वो ये कहते हैं यार कि देखो 4 महीने में अगर हम इससे 2 साल वाला काम ले रहे हैं तो फिर तो ठीक हो जाएगा। फिर वो 2 साल वाली उसको पैसे भी दे देते हैं। ऐसे ही है वो अच्छा, अगला बंदा भी सियाना होता है, उसको पता होता है यार ये 4 महीने के लिए उन्होंने मुझे रखा है, क्योंकि अफोर्ड तो ये कर नहीं सकते, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी तो मेरी है। हम वो अक्सर कहते हैं कि चीज़ों को हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सैलरीज को, लेकिन सैलरीज कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे को पता चल जाती है। तो यस यू आर राइट कि ये वाला एटीट्यूड है, लेकिन ये एटीट्यूड अब ठीक हो जाएगा। सर लग रहे हो जाए, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि और बिगड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि बच्चों को जो है ना एक नशा लग गया हुआ है। क्योंकि देखिए बच्चा फ्रीलांसिंग से निकल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे फ्रीलांसर स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आईटी की बात करूं, मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूं, दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। बट उनके दिमाग वही 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख पे बैठे हैं, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। अच्छा कर भी रहे हैं जो ज्वाइन, उनके माइंड सेट यही, अच्छा यार चलो ठीक है, एक हमें जगह मिल गई, यहाँ से अपना दाल रोटी चलाएंगे, लेकिन मटन का इंतज़ाम फ्रीलांसिंग से ही करेंगे। दूसरा ये देखिए ना, जब हम ये बात करते हैं ना फ्रीलांसिंग की या वर्क फ्रॉम होम की, एज ए नेशन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेजोरिटी जो हमारे 5 मल्ले के घर हैं, 3 मल्ले के घर हैं, ऐसे ही है, जगह ही नहीं है। आप कहाँ बैठ के काम करेंगे? सर जगह हो भी ना, तो अम्मा को दही याद आ जाएगी, ठीक है, बेगम को धनिया याद आ जाएगा। अब वो हो क्या रहा है, मैं एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, सॉफ्टवेयर हाउस है, उनके डायरेक्टर एचआर के साथ बैठा हुआ था। तो मैं उसको यही बात कर रहा था, कहते हैं यार देखो ये जो वर्क फ्रॉम होम है और जो रिमोट वर्किंग है ना, ये हमारे लिए नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे और बड़े डायनामिक्स हैं और चीज़ें हैं। तो मैंने कहा अब लोग क्या करें
कहता है लोग अब वापस आ रहे हैं ऑफिस में। उसकी रीज़न ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना, वो कहते हैं यार मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है घर वालों को, कोई ना कोई मसला याद आ जाता है, तो वो कहते हैं यार ऑफिस में आके ही काम होता है, घर में काम नहीं होता। एक और बड़ा चेंज हुआ है पिछले जो जब से ये कोविड के बाद ऑफिसेज खुले हैं ना, खास तौर पे फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर क्या हुआ है कि वो अपना बड़ा ऑफिस तो ले नहीं सकते, उन्होंने कोवर्किंग स्पेसेस में बैठना शुरू कर दिया है। exactly. क्यों? वो कहते हैं यार घर पे हम क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते, इंटरनेट का इशू, बिजली का इशू, दही लाना, बिल्कुल ये सब झमेलों से निकलने के लिए वो 8-10 हज़ार 15 हज़ार पे करते हैं, एक अच्छी सी पीसफुल जगह पे बैठते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट भी है और अपना काम भी कर लेते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट लर्निंग इन द लास्ट 2 डेकेड HR के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? देखिए, सबसे बिगेस्ट लर्निंग मैं समझता हूँ कि जो मेरी रही है, एक तो ये कि मैं डिफरेंट लोगों के साथ मैंने काम किया, डिफरेंट मेंटोर्स मिले, उनसे बहुत कुछ सीखा। HR की अगर आप बात करें तो मैंने रियल टाइम HR जो है वो सीखी। मैं बड़ा डरता था एम्प्लॉई को ना, मुझे HR में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था किसी एम्प्लॉई को टर्मिनेट करना, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने एक सीनियर से ये सीखा कि उसको एग्जिट प्लान किस तरह से करना। जिस तरह मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि एग्जिट प्लान हमारे नहीं होते हैं सही एम्प्लॉयज़ को लेके, डायरेक्ट वो बंद कर दो जी, दरवाजे बंद कर दो, इसको अंदर ना आने देना। अच्छा भाई, क्यों ना अंदर आने देना उसको? कोई फेयरवेल नहीं करनी हमने, बस 1 मंथ का 1 डे का नोटिस दें आप, 1 मंथ का भी नहीं, इस तरह का सारा सीन। तो एक तो चीज़ मैंने अपने सीनियर से ये सीखी यार कि किस तरह से एग्जिट करना है और बेहतरीन तरीके से एग्जिट करना है। दूसरा मैंने ये सीखा कि अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करना, वक्त के साथ साथ स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है, अपनी डिग्री पे काम करना है, और लॉन्ग टर्म आपने अपने आप पे इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आज जो कामयाबी है वालिदैन की दुआओं के बाद मैं समझता हूँ कि वो प्रोफेशनल्स उस्तादा हैं उनकी या बाकी लोगों की है, तो दैट्स इट। अभी पता है मैंने लास्ट मंथ सर एक बड़ी अच्छी चीज़ की, ऐसे ही बैठे बैठे मुझे और मेरा पार्टनर हमजा है, हमने कहा यार लेट्स डू वन इवेंट जहाँ पे 2022 में जितने एम्प्लॉयज़ हमारे जैन 2022 से लेके आज तक करंट एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ एलुमिनाइज जो है, ठीक है, उन सबको बुलाते हैं। कोई अच्छे टर्म पे हमें छोड़ के गया या नहीं गया, अब यकीन करें कि उनमें से कुछ बच्चे जो नहीं अच्छे टर्म पे छोड़ के गए थे, वो मतलब हैरान के यार ये हमें क्यों बुलाया इन्होंने। और जब वो आए हैं तो उनको सबको गले मिले, बड़े अच्छे तरीके से मिले। उनका जो रिस्पॉन्स था, जो उनके चेहरे पे एक वो खुशी थी, हालांकि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुनीर, आपके जो इल्यूमिनाइज है ना, वो एक्चुअल में आपका एसेट है, वो ब्रांड एम्बेसडर है आपके, वो आपका नाम बना दे। हाँ। और अगर आप देखें, जब हमारे यहाँ ज़ीजन में जब कोई बंदा अप्लाई करता है ना, तो वो फ़ोन पे जब रिक्रूटर से पूछ रहा होता है, तो वो लिंक्डइन पे बाकी चीज़ों पे आपका देख रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या है, तो वो चीज़ें चल रही होती है, तो आपको ये बहुत लुमिनाइज जो है इनको देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन भाई, काफ़ी माशाल्लाह मज़ेदार डिस्कशन हुई। अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं, सवाल ऐसे रहते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है तो मैं इसको समअप करूँगा। आप जो हमारे बच्चे, यंग जनरेशन हमें सुन रही है, आप क्या एक ऐसी एडवाइस देना उनको चाहेंगे कि अपने वो करियर को सामने रखते हुए सोचें इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये है कि वो करें जो उनका दिल कह रहा है, वही करें। पुप्पो, खाला, चाचू, किसी और की बात ज़बरदस्ती में ना, हाँ, उस पे ना जाएं। जो पैशन है ना, उस पे देखेंगे क्या है। अब वो पूछना चाहेंगे कि पैशन क्या है। मेरे नज़दीक पैशन ये है कि जो बहुत ज़ोर से आता है आपको, जो ऐसे लगता है कि यार कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिसको काम करने में बड़ा मज़ा आए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप देखें कि आपके बच्चे का रुझान किस तरफ है, सही। आप उसी में उसको जो है ना इनकरेज करें, उसी में उसको बताएं कि वो आगे ग्रो कर सके। जब मैं और आप जब हम यंग थे तो हमें तो किसी ने नहीं बताया, हाँ जी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इससे आगे निकल ही नहीं देते थे। किसी ने नहीं बताया। मैं यकीन माने, मैं अक्सर अपनी जो पॉडकास्ट है या इंटरव्यू में कहता हूँ कि 2005 में या 4 में कोई मुझे कहता ना कि हसन रज़ा तुमने अपना कारोबार शुरू करना है, तो आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन होता। मुझे 2019 में 20 में कासिम अली शाह साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें अपना इस कंसल्टेंसीज की तरफ आना चाहिए। तो वो भी है, वो जैसे मैं अभी आप नीचे आपको कह रहा था कि देखें हमारे यहाँ बेसिक्स का पड़ा होता है। मैं जॉब करता था, मैं सोचा था यार बच्चों के पैम्पर्स हैं, स्कूल फीस है, कैसे मैनेज होंगी, क्या है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक डर खौफ था। मैं ये भी कहना चाहूँगा जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कि आप नौकरी की तरफ क्यों जा रहे हैं। वाई नॉट यू वांट टू बिकम द CEO, COO ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन बिकम दैट बिकॉज यू हैव अ पोटेंशियल, यू हैव द पावर। अच्छा, वो ये भी हो सकता है कि नौकरी हर एक के लिए नहीं बनी, मालिक बनना भी हर एक के लिए नहीं बना। तो मिक्स मैच जो आपके लिए है वो है।
और मैं ये भी कम्युनिटी को ही कहना चाहूँगा कि HR के जो हमारे लोग हैं वो भी इसके ऊपर काम करें यार। असेसमेंट सेंटर जिस तरह आप बता रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर जाके वो बच्चे को बताते हैं। मैंने एक पिछले दिनों एक मेरे ख्याल है यूसुफ अलमास थे कि अलमास यूसुफ साहब थे इस्लामाबाद के, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया एंड ही इज़ सच अ ग्रेट करियर काउंसलर यार। माशाल्लाह। और वो 20-21 साल से करियर काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्होंने बड़े अरसे फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग की बच्चों के साथ, मतलब ऐसे बैठ के सारे रोड मैप जो अभी हमने साइकोमैटिक टेस्टिंग की, सारी चीज़ें डिस्कस की, तो ये है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें यार। कपड़े पहनना, अच्छी जगह पे ये खाने खाना, हार्डीज़ खाना, मैकडोनल्ड खाना, खाओ भाई, ज़रूरी है वो सारी लाहौरी तो चीज़ें, खाबे से बाहर ही नहीं आ रहा ना। हाँ, लेकिन ये जो दिमाग है जिसको आपने आगे लेके जाना है, जो अपनी पर्सनालिटी पे जो आपने इन्वेस्ट करना है वो भी ज़रूरी है। डिग्रीज़ लें, अपने नॉलेज को बेहतर करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। हसन रज़ा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, मुनीर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इवन योर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर क्या होना है, होता क्या है अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लेकिन ये ज़्यादती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब बच्चा वो पढ़ता नहीं है ना, तो वो एक लाइफ में जब आगे जाता है ना, तो वो अपने दूसरे लोगों को देखता है, फिर वो परेशान होता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, फिर वो सोचता है यार कि मैं पढ़ा क्यों नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि यार पढ़ाई मेल और फीमेल्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि टिकटॉक आ गया है तो मैं पैसे कमा लूँगा या मैं पैसे कमा लूँगी, एग्रीड, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब लॉन्ग टर्म पढ़ाई आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हमारे प्रोफेसर एक चीज़ कहते थे, वो कह रहे थे पढ़ लोगे ना तो बड़े कामयाब हो जाओगे। तो एक दिन हमने पूछा क्यों, कहते यार कुछ भी नहीं ना होएगा, तो तानू रिश्ता चंगा मिल जाएगा। तो हमें अच्छी जो है ना, तो इस तरह हुआ ना, क्योंकि देखिए ना जब आप पढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, फिर सबको याद आ जाता है यार वो लड़की जवान हो रही है, फिर खालू भी आ जाते हैं, चचे भी आ जाते हैं, देखो ना ये। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें, आप काम करें, आप कामयाब होकर दिखाएं। अच्छा, फिर लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि यार देखें जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी तो कामयाब है। भाई ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वो काम, लेकिन आप ये भी देखें कि आप पढ़ लिख के शऊर आ सकता है आप पे, और आप बेहतरीन, जो पढ़ा लिखा नहीं है उस पर तो खैर जो भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना जो पढ़े लिखे वो एक इम्प्रूव वर्जन पे बैठे। बिल्कुल सर, आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। आज अगर आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करें, ग्रेजुएशन की हुई है ना सर, कनाडा के लिए एम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए एम कर सकते हैं, यूएस के लिए कर सकते हैं। एक बच्चा है, मैं कहता हूँ जी उसके पास बहुत अच्छे स्किल हैं, डिग्री नहीं है, मैं देखता हूँ यूएसए कैसे जा सकता है। और पर्टिकुलरली मुनीर ख़वातीन के लिए तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ऐसी माई बहनें देखी हैं, ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि दिल दुखता है यार। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल आपको पता ही नहीं होता है कि अल्लाह माफ़ी दे लाइफ में क्या होता है। और जब वो ख़वातीन बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं है और जब उनके साथ हादसा होते हैं, अब देखें सिंगल मदर्स जो हैं बेचारी जो पढ़ी लिखी नहीं है, बड़े यार कॉम्प्रोमाइज़, बच्चे की परवरिश नहीं है आपकी। का फिर आप देखें कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है ना, वो आके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है, वो देख लेती है यार कि क्या है, जो नहीं है बेचारी उनके लिए मसला होता है। तो पढ़ना ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है और मर्दों के लिए, जो बच्चे हमारे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कासिम अली शाह साहब के साथ आपकी एक एसोसिएशन है, कासिम अली फाउंडेशन के साथ, उस पर थोड़ी ज़रा रोशनी डाली, उसके बाद फिर हम इसको एंड करते हैं। कासिम अली शाह साहब यार मेरे बड़े अच्छे मोहसिन हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं हमारे। मेरी लाइफ में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल लेवल पे भी उन्होंने बड़ा किया। अक्सर कभी कभी कोई परेशान हो जाता तो मैं उनके पास बिल्कुल जाता उसके लिए करने। तो मैं वहाँ पे गया था आई थिंक 1 से 2 साल पहले, और वहाँ पर हमने कॉर्पोरेट के इंटरव्यू स्टार्ट किए। अभी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट जो नज़र आ रहा है, ये विजन तो उनका था, मैं तो खैर एक आप समझ लेके आप चले, एक मोहरा ही था, तो शायद मैं उसी को लेके चला, लेकिन विजन उनका था कि कॉर्पोरेट हमारे आना चाहिए। तो जितने भी कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज़ किए मेरे हाल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 500+ हमने इंटरव्यूज़ जो हैं वो कर दिए। उस पर हमने HR प्रोफेशनल्स के किए, सप्लाई चेन के, CEOs के, मार्केटिंग के, रिटेल के, सेल्स के, काफ़ी इंटरव्यूज़ हमने किए। फिर हमने कुछ CHRMP एक हमने लॉन्च किया, कोई 5-6 बैच उसके हमने निकाले। फिर CMP हमने लॉन्च किया मार्केटिंग का, तो वो हमने किया। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार विद कासिम अली शाह साहब, एंड आई थिंक दैट ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आखिरी क्वेश्चन जी, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल परस्पेक्टिव? मैं डिजिटल इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी पॉडकास्ट का नाम भी थिंक डिजिटल पॉडकास्ट है, तो आजकल जो ईरा चल रहा है ये भी डिजिटल का ही है। तो हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान 2025 में एक अच्छी जगह पे होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो पाकिस्तान में एक बेहतरीन लीडर आ जाते हैं, जो कि हमें नज़र भी आए हैं, एक आधी मतलब चेहरा हमें नज़र आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना हम थोड़ा सा समझ जाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो आ जाएं तो मज़ीद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप देखें जब
प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बाकी भी चीज़ें चल रही थी, तो गूगल से एक बड़ी अच्छी खातून आई थी जो उन्होंने कोशिश की थी यहाँ कि वो कर सके। उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया था। तानिया साहिबा की बात हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी लेकिन किया काम करने नहीं दिया गया ना मैं सर। वही नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंट्रोवर्शियल कोई ऐसी चीज़ हो, तो क्योंकि आपने भी काम करना है, मैंने भी सोशल मीडिया में काम नहीं, अल्लाह खैर करे, देखें हम अच्छे लोगों का नाम लेना तो चाहिए। वो उसमें ये था कि उन्होंने भी किया। यही मसला है ना कि काम करने नहीं दिया जाता ना, तो उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। जो कि किचन कैबिनेट होती है ना आपके इर्द गिर्द, तो वो देखनी होती है यार, उसको कैसे मैनेज करना है। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते मास्टर के साथ। किचन कैबिनेट को कहीं भी आप रिप्लेस, आप इदारे में काम करें, 3-4 लोग आपके पास हैं, आपने उस किचन कैबिनेट को मैनेज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह बन जाए, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह बन जाए किसी भी इदारे में, तो आप किचन कैबिनेट को मैनेज करें। मैं ये नहीं कहता कि यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ किचन कैबिनेट, नो 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 नो। आप अपनी जगह अपने काम से बनाएं। बिल्कुल आप ये देखें और देखें। आप, मुझे नहीं पता वो खातून के साथ क्या हुआ या किस तरह की चीज़ें, नहीं मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ों से मैं बहुत डरता हूँ, बड़ी दूर तक जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि 2025 में हम एक अच्छे इम्प्रूव वर्जन में होंगे। और डिजिटली मुझे लगता है जो चीज़ें आ रही है, जैसे AI का टाइम अभी आप आ रहे हैं, जो वो आर्टिफिशियल रियलिटी AR के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। जो आजकल वो ChatGPT इज अ वंडरफुल एडिशन, मुसीबत डाली हुई है, मुसीबत डाली हुई है और बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें हसन भाई, ऐसी कमाल की चीज़ है, ऐसी मैं अपना डेली व्लॉग भी बनाता हूँ, ज़बरदस्त वो भाईजान मज़ा आ जाता है। यकीन करें सिर्फ उसमें जाके लिखना होता है, पूरा है ही नहीं, 4% प्लेजरिज्म। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और आप जब भी लिखेंगे वो आपको डिफरेंट ही बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मतलब इसके अंदर वो बड़ी चीज़ है। तो आप देखें, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, टूल्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 में हम बड़ी बेहतरीन जगह पे होंगे और चीज़ें बड़ी इंप्रूव कर रही होंगी। एक चीज़ मुझे और लगती है, या आई एम वेरी पॉजिटिव, कि हम कहीं ना कहीं, ये मेरी विश है और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, किसी टॉप इदारे में ना हमारा पाकिस्तान का CEO भी बैठा होगा। सर अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि आई नो दैट कि जो चीज़ें जिस तरह हमारी बेहतरी हो रही हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह होगा। अभी हमारे लोग हैं 2nd ईयर तक, आई थिंक वो पहुंच चुके हैं। बस वो थोड़ा सा कंपटीशन है, क्योंकि लॉबीज भी तो बनी हुई है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल वो लॉबीज, आप तो बाहर रह के आए, आपको तो अंदाजा होगा कि बाहर किस तरह से लॉबीज काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 में एक तो हम एक इम्प्रूव वर्जन में होंगे। पाकिस्तान एक अच्छा पॉजिटिव पाकिस्तान और बेहतरीन पाकिस्तान होगा। अभी भी अगर आप बात देखें तो 2005 से लेके अभी, अगर हम, मतलब मैं तो यही देखता हूँ, मुझे तो अभी हम एक अच्छे वर्जन में हैं। हाँ, हमने ये सुनी है चीज़ें, हम ये सुनते आए हैं कि यार पाकिस्तान का हाल ऐसे ही था, ये चीज़ें होगी, लेकिन पाकिस्तान पे दुआएं भी बड़ी ज़्यादा हैं। बेशक हसन भाई, मैं इसमें एक चीज़ समझता हूँ, मुझे नहीं पता मुल्की हालात क्या होंगे क्या नहीं। एक चीज़ मैं समझता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 2025 में हमारा जो यंग बच्चा है ना सर, जो कि 60% से ज़्यादा आबादी है सर, वो खुशहाल होगा अगर थोड़ी सी डायरेक्शन पकड़ जाए बच्चे। इतना खुशहाली आने वाली है इन बच्चों के ऊपर, ये ख़ास तौर पे जो डिजिटल डोमेन के साथ कनेक्ट हो गए हैं ना सर, इनको पैसों की कमी नहीं होगी, इनको करियर की मुसीबत नहीं पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने का। यकीन करें कि पता ही नहीं चला, 1.25 घंटा हो भी गया। तो मैं तो चाहता था और लंबा चले ये सेशन, लेकिन टाइम की मजबूरी, उसको भी ज़हन में रखना है। नहीं, आई थिंक इट्स वंडरफुल, और आप बहुत अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया, आपके साथ है। Whenever you want any kind of help, support from my side, I would love to do that. Really appreciate it. आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा। मैंने काफ़ी ऐसे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की जो कि हम सब जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं या इवन जो रिसोर्सेज हैं, ये हमारी सबकी पेन पॉइंट्स हैं। तो आई होप कि ये जितनी भी हसन भाई ने बातें की हैं, 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ था, ये आप लोगों के लिए ये वैल्यूएबल होंगी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हर लेटेस्ट एपिसोड टाइमली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।